तो फर्स्ट टॉपिक इसमें है ना इलेक्ट्रोस्टैटिक में चार्जेस की प्रॉपर्टीज, तो इसको जल्दी से रिवाइज करेंगे, मतलब बहुत इतने डिटेल में नहीं जाएंगे क्योंकि ऑलरेडी आपको पता है इसके बारे में। पॉजिटिव नेगेटिव चार्जेस, ठीक है। यूनिट वगैरह चार्जेस की है कूलम्स में, एसआई यूनिट में कूलम चले जाएंगे, और सीजीएस यूनिट में ईएसयू जिसका कन्वर्जन फैक्टर है। ऐसा कोई बहुत इंपॉर्टेंट चीज नहीं है। दो टाइप पे चार्जेस हैं, पॉजिटिव नेगेटिव चार्जेस। और उसके बाद ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है, मतलब स्मॉलेस्ट चार्ज जिसको कह सकते हो वो इलेक्ट्रॉन का चार्ज है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम्ब का। लोएस्ट पॉसिबल चार्ज, मैग्नीट्यूड ऑफ द स्मॉलेस्ट नोन चार्ज इज स्मॉल ई 1.6 10⁻⁻19 कूलम्ब। इसके बाद ये जो नोट कहा गया ना कि जो एक्चुअली ऑब्जेक्ट्स चार्ज्ड है या नहीं है, इसको कंफर्म करने का जो टेस्ट है, मतलब लेबोरेटरी एक्सपेरिमेंट, टेस्ट ऑफ इलेक्ट्रिफिकेशन, मतलब ऑब्जेक्ट्स में चार्जेस है या नहीं है, तो ये आप अट्रैक्शन से कंफर्म नहीं कर सकते हो। मींस कि अगर दो बॉडीज अट्रैक्ट हो रही हैं तो ये इस बात को इंश्योर नहीं करता कि उन दोनों पे चार्जेस होंगे। हाँ, अगर दो ऑब्जेक्ट्स रिपेल कर रहे हैं तो आप कंफर्म कर सकते हो कि दोनों बॉडीज के ऊपर चार्जेस हैं। बट अगर दो बॉडीज सिर्फ अट्रैक्ट हो रही हैं तो फिर उसमें कई रीजन हो सकते हैं। मे बी वो ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से अट्रैक्ट हो रहे हो, एक रीजन हो सकता है। या फिर एक रीजन ये भी हो सकता है कि एक ऑब्जेक्ट चार्ज हो और दूसरा ऑब्जेक्ट अनचार्ज हो, और प्रिंसिपल ऑफ इंडक्शन की वजह से वो अट्रैक्ट हो रहे हो। जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक में आप ये कहते हो कि अगर एक पॉजिटिवली चार्ज्ड ऑब्जेक्ट के नियर बाय पे अगर आप न्यूट्रल कंडक्टर लाते हो, न्यूट्रल कंडक्टर जिसपे कोई चार्ज नहीं है, तो भी क्योंकि कंडक्टर्स के अंदर हमको पता है कि चार्जेस इंड्यूस करे जाते हैं, तो पॉजिटिव चार्ज के नियर बाय पे कंडक्टर में माइनस चार्ज इंड्यूस होगा और दूर वाली साइड पर पॉजिटिव चार्जेस इंड्यूस कर जाएंगे। और हो सकता है कि इस नेगेटिव इंड्यूस चार्ज और इस पॉजिटिवली चार्ज बॉडीज के बीच की वजह से ये अट्रैक्शन का फोर्स काम कर रहा हो। दैट मीन्स कि एक चार्ज्ड ऑब्जेक्ट किसी न्यूट्रल कंडक्टर को भी अट्रैक्ट कर सकता है प्रोसेस ऑफ इंडक्शन की वजह से। तो इसको हमेशा ध्यान रखना है कि दो बॉडीज के बीच में अगर अट्रैक्शन है तो आप ये मतलब कंक्लूजन नहीं निकाल सकते हो कि दोनों में ही चार्ज होगा या नहीं होगा, कुछ नहीं कह सकते उसके बारे में। बट ये अगर रिपल कर रहे हैं तो गारंटीड है कि दोनों बॉडीज में चार्ज है, बिकॉज रिपल्सन इंडक्शन की वजह से नहीं हो सकता, रिपल्सन ग्रेविटेशन की वजह से भी नहीं हो सकता, वो सिर्फ इलेक्ट्रोस्टैटिक की वजह से ही हो सकता है। इसी बेसिक पॉइंट पर ये पहला वाला क्विज है, इसका आंसर दें आप, फर्स्ट क्विज का। इसका आंसर जरा आप लोग देखो पढ़ करके क्या समझ में आता है आपको। थ्री ऑब्जेक्ट्स आर ब्रॉट क्लोज टू ईच अदर वाला, इसको रीड करके देखो चलो क्या आंसर आपके हिसाब से बन रहा है इसमें। सर बोथ ऑल आर ऑफ द सेम चार्ज। देखो कैसे होगा, आराम से पढ़ के देखो। तीन ऑब्जेक्ट्स हैं ए बी सी, जब ए और बी को ले आए तो वो रिपेल कर रहे हैं, बी और सी को लाए तो वो भी रिपेल कर रहे हैं, ए और बी भी रिपेल कर रहे हैं, बी और सी भी रिपेल कर रहे हैं। तो इसमें से मतलब हो सकता है मोर देन वन करेक्ट भी सही हो, तो इसलिए पांचों ऑप्शन पढ़िएगा। ए और सी। ए ऑप्शन कह रहा है कि ऑब्जेक्ट ए एंड सी पॉजेसेस चार्जेस ऑफ द सेम साइन। रिपल्सन हुआ ए और बी के बीच में, तो रिपल्सन तो ग्रेविटेशन की वजह से नहीं हो सकता, इंडक्शन की वजह से भी नहीं हो सकता, डेफिनेटली चार्जेस रहे होंगे, और वो भी रिपल्सन है तो लाइक चार्जेस रहे होंगे। तो इसका मतलब ए ऑप्शन सही है। हाँ, ए एंड बी सेम साइन के चार्ज कैरी कर रहे हैं। बी और सी हो नहीं सकता बिकॉज अपोजिट साइन होता तो अट्रैक्शन हो रहा होता वहां पर। सी ऑप्शन, ऑल थ्री चार्जेस ऑफ द सेम साइन, वो भी सही है क्योंकि ए और बी रिपेल कर रहे हैं, उसके अलावा बी और सी भी रिपेल कर रहे हैं। सी ऑप्शन भी सही है। डी, वन ऑब्जेक्ट इज न्यूट्रल, नहीं हो सकता क्योंकि न्यूट्रल बॉडी रही होती तो अट्रैक्शन मिल रहा होता आपको इंडक्शन की वजह से। ई वाला पार्ट ऑप्शन ई सही है, गलत है? बोले मतलब देखो ए और सी ऑप्शन में तो आप ये कह रहे हो कि उनमें सेम साइन के चार्जेस है, मतलब या तो दोनों सब में पॉजिटिव है या सब में नेगेटिव है। बट फर्दर ये कैसे क्लियर करा जाएगा कि पॉजिटिव है कि नेगेटिव है? ए और सी ऑप्शन को ध्यान से सुनो। ए और सी ऑप्शन में ये क्लियर नहीं है कि दोनों पे पॉजिटिव है या दोनों पे नेगेटिव है। जो भी है सेम साइन है, या तो दोनों पॉजिटिव या दोनों नेगेटिव। ई ऑप्शन कह रहा है कि आप उसमें से एग्जैक्टली साइन कैसे पता लगाओगे कि पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। तो ऑब्वियसली इसके लिए कुछ और एक्सपेरिमेंट्स करने पड़ेंगे। दैट मीन्स कि ई ऑप्शन भी इसमें करेक्ट है। एग्जैक्टली पॉजिटिव नेगेटिव निकालना है तो फिर आपको और भी एक्सपेरिमेंट्स करने पड़ जाएंगे।
मतलब कंक्लूजन इस क्वेश्चन का ये है कि रिपल्सन से आप सिर्फ इतना ही पता लगा सकते हो कि दोनों पे सिमिलर साइन के चार्ज हैं, बट साइन ऑफ चार्ज सिर्फ रिपल्सन से मालूम नहीं चलेगा। नेक्स्ट पे आओ। चार्जिंग फंडामेंटली दो तरीके से कर सकते हैं, एक कंडक्शन के मेथड से जहां पर दोनों बॉडीज एक दूसरे से रब की जाती हैं, रबिंग कह सकते हो, या फिर दो बॉडीज को एक दूसरे से टच कर दें तो ये कंडक्शन का मेथड है, जिसमें ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं, एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट में इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर, जिस वजह से एक ऑब्जेक्ट पॉजिटिवली चार्ज होता है और एक ऑब्जेक्ट नेगेटिवली चार्ज होता है। बट इस प्रोसेस में क्या चार्ज क्रिएट भी करते हैं हम लोग कंडक्शन वाले मेथड में, या फिर सिर्फ सिर्फ चार्ज को एक बॉडी से दूसरे बॉडी में ट्रांसफर कर देते हो आप? तो कंडक्शन में जब आप दो बॉडीज को रब करते हो या टच करते हो, तो एक ऑब्जेक्ट से इलेक्ट्रॉन दूसरे ऑब्जेक्ट में अगर ट्रांसफर करे जा रहे हैं, एक ऑब्जेक्ट से इलेक्ट्रॉन निकल के दूसरे ऑब्जेक्ट में जा रहे हैं, तो जिसमें वो जाएंगे वो नेगेटिवली चार्ज है, जिससे वो निकल रहे हैं वो पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा। बट इस पूरे सिस्टम की अगर आप बात करोगे, टोटल सिस्टम को मिला दे, तो टोटल सिस्टम का चार्ज अभी भी आपके लिए कंजर्व रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, बिकॉज इनसाइड सिस्टम एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट में ट्रांसफर हुआ है। इसको आगे पढ़ते हो आप, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज फॉर द आइसोलेटेड सिस्टम, इसके ऊपर न्यूमेरिकल्स भी करेंगे कैपेसिटर वाले चैप्टर में, जहां पर दो कंडक्टर्स को आपस में ज्वाइन करते हैं तो एक कंडक्टर का चार्ज दूसरे कंडक्टर में जाएगा, और न्यूमेरिकल्स में एक इक्वेशन बनाएंगे हम लोग टोटल चार्ज को कंजर्व करके। इंडक्शन वाले मेथड में ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स नहीं होता, मतलब यहाँ पर कोई फिजिकल कांटेक्ट नहीं है, डिस्टेंस के रख करके भी आप इसमें चार्जेस क्रिएट कर सकते हो, नो फिजिकल कांटेक्ट इंडक्शन वाले मेथड में। जिसमें ये कहा जाता है, अगर आपको कुछ याद हो बेसिकली इसको जल्दी से बता दें, कि अगर हमने एक पॉजिटिवली चार्ज ऑब्जेक्ट लिया और उसके नियर बाय पर न्यूट्रल बॉडी रखी हमने, और उस न्यूट्रल बॉडी के फ्रंट साइड पर नेगेटिव चार्ज इंड्यूस होगा, अपोजिट साइड पर पॉजिटिव चार्ज इंड्यूस होगा, और अगर हम इसको ग्राउंडिंग कर देते हैं, साथ में जो न्यूट्रल ऑब्जेक्ट है उसकी ग्राउंडिंग कर दी जाए, अर्थिंग अर्थ से कनेक्ट कर दिया जाए अगर उसको, तो ये कहा जाता है कि ये जो पॉजिटिवली चार्ज है ये अर्थ से न्यूट्रलाइज हो जाते हैं, अर्थ की वजह से पॉजिटिवली चार्ज हमेशा न्यूट्रलाइज होंगे, नेगेटिव चार्ज बॉडी के ऊपर रह जाता है, और जैसे ही इस अर्थिंग को रिमूव करते हैं हम लोग, जैसे ही इस अर्थिंग को आप रिमूव करोगे यहाँ पर, तो इस न्यूट्रल बॉडी के अंदर पॉजिटिवली चार्ज अर्थ की वजह से खत्म हो चुका है, बचा हुआ नेगेटिव चार्ज इस बॉडी में स्प्रेड कर जाएगा, दैट मीन्स कि ऑब्जेक्ट हमारा नेगेटिवली चार्ज हो गया। बट ये चीज तब होती है जब अर्थिंग को रिमूव किया जाए। तो ये भी एक तरीका है जिसमें बॉडीज को टच नहीं किया गया है, डिस्टेंस पे ही है, फिर भी बॉडीज में चार्जेस क्रिएट हो रहे हैं। नेक्स्ट कुछ दो तीन पॉइंट्स और है प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज को लेकर के, जिसमें क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज कहते हो कि चार्ज हमेशा ई के इंटीग्रल मल्टीपल्स में ही मिलेगा आपको, मतलब मिनिमम पॉसिबल चार्ज ई जिसकी वैल्यू इलेक्ट्रॉन के चार्ज के बराबर 1.6 10⁻⁻⁻⁹ कूलम, तो किसी भी बॉडी का चार्ज हमेशा इसी के मल्टीपल्स में होंगे। दैट मीन्स या तो चार्ज की वैल्यू 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹ कूलम हो सकती है प्लस माइनस के साथ, या फिर प्लस माइनस 3.2 इंटू 10⁻⁻⁹ कूलम, या फिर प्लस माइनस 4.8 इंटू 10⁻⁻⁹ कूलम। इस तरीके से मल्टीपल्स होंगे 1.6 के क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज में। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज में ये कहा जाता है कि किसी भी आइसोलेटेड सिस्टम का चार्ज कंजर्व रहना चाहिए। वो भी पीछे आपको समझा दिया गया कि एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट पे आप चार्ज ट्रांसफर कर सकते हो, बट चार्ज क्रिएट नहीं कर सकते और चार्ज को डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते, जस्ट लाइक मैकेनिक्स में एनर्जी के बारे में कहते हो आप। ठीक है जी, यहाँ तक बोले? बहुत ही बेसिक चीजें हैं, मतलब ये इलेक्ट्रोस्टैटिक के बहुत। Yes, sir. Yes. Yes, sir. तो अब आगे देखो, इसके आगे कूलम्स लॉ पे स्टार्ट करेंगे, इसको भी क्विकली देखेंगे। तो पहली बात ये एक्सपेरिमेंटल लॉ है, तो इसके ऊपर भी कोई मैथमेटिकल प्रूविंग नहीं है, एक्सपेरिमेंट्स के बाद ही निकल के आया है। और उसके अलावा कूलम्स लॉ जो दिया जा रहा है वो दो स्टेशनरी चार्जेस के लिए है, जो इसकी सबसे बड़ी लिमिटेशन है। टू स्टेशनरी चार्ज, वो भी पार्टिकल्स होने चाहिए, वो दैट मीन्स उनका साइज नहीं होना चाहिए बॉडीज का। तो दो मेन लिमिटेशंस हैं, दोनों चार्जेस हमारे स्टेशनरी मोड में होने चाहिए, रनिंग मोड में होंगे तो वहां पर एक लॉरेंज फोर्स काम करेगा, मैग्नेटिक फोर्स भी लगेगा साथ में। कूलम्स लॉ सिर्फ और सिर्फ फिक्स्ड चार्जेस, नॉन मूविंग चार्जेस, उसके अलावा चार्जेस का साइज नहीं होना चाहिए, मतलब वो एक पॉइंट साइज के होने चाहिए। इन कंडीशंस में ये चार पॉइंट्स कहते हैं कि यूनिवर्सली प्रोपोर्शनल होता है स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस के, प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस
अपोजिट साइन के चार्जेस में अट्रैक्टिव और सेम साइन के चार्जेस में रिपल्सिव। और लास्ट पॉइंट जो कि न्यूमेरिकल्स के लिए इंपॉर्टेंट है कि ये एक कंजर्वेटिव फोर्स है, मतलब कि आगे आप इसमें पोटेंशियल एनर्जी भी पढ़ोगे और कूलम्ब्स लॉ के अंडर कोई भी मोशन होगा तो वहां पर एनर्जी को कंजर्व किया जाएगा, मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक के न्यूमेरिकल्स में आप कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को भी अप्लाई करोगे आगे। तो इनका ये कहना होता है कि अगर हमारे पास दो चार्जेस हैं, एक सेम साइन के भी हो सकते हैं, अपोजिट साइन के भी हो सकते हैं, Q1 एंड Q2 दो चार्जेस मान ले, प्लस Q1 प्लस Q2, तो फिर हम यहाँ पर ये कहते हैं कि पहले इनको मिला देते हैं। जो लाइन इस Q1 और Q2 को कनेक्ट करेगी, इसी लाइन के अलोंग ही ये दोनों आपस में फोर्स लगाएंगे, और अमाउंट ऑफ फोर्स दोनों चार्जेस के लिए न्यूटन थर्ड लॉ से इक्वल अपोजिट ही रहेगा, Q1 की वजह से Q2 पर, Q2 की वजह से Q1 पर, और दोनों के ही मैग्नीट्यूड को लिखा जाता है कोलम्बिक कांस्टेंट K इंटू Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R स्क्वायर के फॉर्म में। जहां पर शायद आपको पता होगा कि ये कोलम्बिक कांस्टेंट की एक वैल्यू डिफाइन की गई है एक्सपेरिमेंट्स में, अराउंड 9 इंटू 10⁻⁹ के अराउंड न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर। और इस K को एक और सिंबल से भी रिप्रेजेंट किया जाता है, बट उसका रीजन एक्सप्लेन नहीं है, वो आगे गॉस गॉस लॉ पढ़ने के बाद ही समझ में आता है कि इसको 1/4πε0 से भी रिप्रेजेंट किया जाता है। बट इसका कोई स्पेसिफिक रीजन नहीं है कि K को हम 1/4π, क्योंकि अगर आप रीजन पूछोगे तो फिर दिमाग में ये आता है कि 4π का टर्म कहाँ से आ रहा है। तो 4π के टर्म का एक्चुअल एक्सप्लेनेशन गॉस लॉ के बाद ही आता है, जब उन्होंने फ्लक्स को डिफाइन किया था। तो वहां से ये 4π का टर्म है, और एक्चुअली ये रिलेटेड है सॉलिड एंगल के कंसेप्ट से। तो हमारे लिए उतना इंटरेस्टेड पॉइंट नहीं है कि यार क्यों आया ये, बट कांस्टेंट K को 1/4πε0 लिख देते हैं। इन फ्री स्पेस कहा जाता है कि वैक्यूम में जब रहेंगे तो। एप्सिलॉन को भी आप एक नाम देते हो, अगेन विदाउट रीजन, इसकी भी बात करेंगे हम, कोई एक्सप्लेनेशन इसमें भी नहीं मिलेगा आपको। परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। रीजन्स आएंगे बट अभी नहीं आएंगे, रीजन्स एक्चुअली चैप्टर के बाद में आते हैं, स्टार्टिंग में सिर्फ इनको इंट्रोड्यूस किया जाएगा। तो कुल मिलाकर के आपके कोलम्बिक फोर्स का जो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन बनेगा वो हो जाएगा 1/4πε0 Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R स्क्वायर का फॉर्मूला लगाओगे आप। मीडियम का इफेक्ट अगर हम कोलम्बिक लॉ में देखें तो क्या फर्क पड़ता है, इफेक्ट ऑफ द मीडियम, इसमें भी मैं क्लियर कर दे रहा हूँ, पहले क्लियर कर दे रहा हूँ, एक्सप्लेनेशन अभी नहीं मिल पाएगा आपको, क्योंकि जिस टॉपिक के बाद इसका एक्सप्लेनेशन आता रहा है वो है पोलराइजेशन ऑफ मीडियम। पोलराइजेशन आप तब पढ़ पाओगे जब डाइपोल्स के बारे में अच्छी तरीके से समझ लिया होगा। तो अभी सिर्फ हम एक तरीके से फॉर्मूला ही बता पाएंगे आपको कि क्यों होगा ये। और ये कहा जाता है कि अगर Q1 एक चार्ज है, दूसरा Q2 एक चार्ज है, और वो किसी यूनिफॉर्म मीडियम के अंदर हो, मतलब इनके आसपास का जो सराउंडिंग स्पेस है वो एक होमोजीनियस मीडियम है, तो उसके अंदर भी आप कहते हो कि जो कोलम्बिक फोर्स का फॉर्मूला होता है, मतलब Q2 पर जो फोर्स लगेगी कैपिटल F, उसका भी एक एक्सप्रेशन होता है, और शायद आप लोग को पता होगा मेरे ख्याल से। बता पाएंगे क्या फर्क पड़ता है? जो मेन फॉर्मूला है 1/4πε0 Q1 Q2 बाय R स्क्वायर, उस फॉर्मूले में एक करेक्शन कर देते हो आप, मॉडिफिकेशन कर देते हो, न्यूमेरिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहे हैं अभी, और वो करेक्शन ये कर देते हो। सर डिनोमिनेटर में क्या कोई दिक्कत हो जाता है। मिनट हमें, हाँ, डिनोमिनेटर में डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करते राइट, मतलब कैपिटल K मल्टीप्लाई करते हो, जिसको कि डाई इलेक्ट्रिक का कॉन्स्टेंट कहते हैं। बट एज यूजुअल फिर वही प्रॉब्लम है कि मतलब एक्चुअली इस चैप्टर का सीक्वेंसिंग थोड़ा सही नहीं है। कूलम्स लॉ से स्टार्ट होता है, लेकिन कूलम्स लॉ में जो फैक्टर्स आ रहे हैं, क्योंकि कूलम ने जब ये सब काम किया था तब एक्सपेरिमेंट किए थे उन्होंने, रीजंस काफी टाइम बाद मिले हमें। तो K डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है, या फिर इसको कहीं कहीं पर रिलेटिव परमिटिविटी भी कहा जाता है। कुछ बुक्स में इसको आप रिलेटिव परमिटिविटी के भी नाम से पढ़ोगे, और इसको एप्सिलॉन R से भी डिनोट कर देते हैं। K और एप्सिलॉन R सेम ही चीजें हैं, मतलब क्वेश्चंस में अगर रिलेटिव परमिटिविटी हो तो भी। सिद्धार्थ जी रुक जाओ, अभी अर्थिंग का कंसेप्ट बताएंगे यार, अभी मैं कोई डिटेल में नहीं चल रहा हूँ कोई चैप्टर का। आज का सारा फोकस सिर्फ कूलम्स लॉ के क्वेश्चंस पे ही है। अर्थिंग को एक सेपरेट चैप्टर है, पूरा पूरा एक लेक्चर जाएगा अर्थिंग ऑफ कंडक्टर के ऊपर। तो ये मतलब K डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है, बट इसमें एक चीज मैं बड़ा क्लियर करना चाहूंगा कि ये जो आप F कैलकुलेट करते हो ना, 1/4πε0 K इंटू Q1 Q2 बाय R स्क्वायर, ये
इस पे थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है, बिकॉज कंफ्यूजन ये होता है कि ये फोर्स कौन किसके ऊपर लगा रहा है। ये मतलब अगर कोई पूछे कि ये जो फोर्स है ये लगाया किसने किसके ऊपर है, तो इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन का है पॉइंट कि जो हम ये टर्म पढ़ते हैं ना 1/4πε0 इंटू कैपिटल के इंटू Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, अगर हम ये कह रहे हैं तो हम ये कहते हैं कि इतना फोर्स एक्ट कर रहा होगा ऑन Q2, फोर्स एक्टिंग ऑन Q2 या फिर Q1, किसी पे भी कह सकते हैं, ऑन Q2 और Q1। बट इस फोर्स को लगा कौन रहा होगा, तो इट विल बी फोर्स एक्टिंग ऑन Q2 और Q1 बट इट इज एक्सर्टेड बाय, मतलब अप्लाइड बाय। तो अगर इसका आंसर पूछा जाए कि ये फोर्स लगा कौन रहा है, तो ये यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान रखना होगा आपको कि ये फोर्स अब Q1 नहीं लगा रहा है, इट इज अप्लाइड बाय Q1, या फिर अगर हम Q1 पे देख रहे हैं तो कहेंगे Q2 प्लस जो वो मीडियम है वो भी, मतलब चार्जेस और मीडियम का कंबाइंड फोर्स लगता है, यानी कि मीडियम भी कुछ ना कुछ फोर्स कंट्रीब्यूट कर रहा होता है यहाँ पर। ये जो मीडियम है, आप डाई इलेक्ट्रिक पढ़ते हो तो डाई इलेक्ट्रिक बेसिकली पोलर मॉलिक्यूल्स के मीडियम्स होते हैं, तो ये भी कंसेप्ट पोलराइजेशन से रिलेटेड है। डाइलेक्ट्रिक वाला कंसेप्ट भी डाइपोल्स के बेसिस पर है, पोलराइजेशन से रिलेटेड है। दैट मीन्स कि जो हमारा मीडियम होगा उसके अंदर भी डाइपोल्स जनरेट होंगे और वो डाइपोल्स भी Q2 पर फोर्स लगाएंगे along with Q1। मतलब कि अगर यहाँ पर थियोरेटिकल अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से मैं ये पूछूं कि अगर इस क्वेश्चन में फोर्स ऑन Q2 बाय Q1 कितना होगा, अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाए और वहीं पर ये कहा जाए कि व्हाट इज द फोर्स ऑन Q2 और बाय Q1 कुछ नहीं लिख रहे आप, इन दोनों की मीनिंग बदल जाती है। पहले स्टेटमेंट का मतलब है फोर्स ऑन Q2 बाय Q1 का मतलब सिर्फ Q1 ने Q2 पर कितनी फोर्स लगाई हुई है, तो उसका आंसर आप अभी भी पुट करोगे 1/4πε0 इंटू Q1 Q2 डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर, उसका आंसर। और फोर्स ऑन Q2 तो सेकंड वाले का मतलब होता है कि आप नेट फोर्स की बात कर रहे हो, ओवरऑल फोर्स कितना लग रहा है, यानी कि Q1 Q2 पर जो फोर्स लगा रहा है वो, और प्लस जिस मीडियम में रखा गया है उस मीडियम के अंदर जो डाइपोल्स हैं वो कितना फोर्स लगा रहे हैं, दोनों का रिजल्टेंट वैल्यू। और अब अगर हम रिजल्टेंट वैल्यू की जब बात करते हैं तो रिजल्टेंट वैल्यू में हम यहाँ पर इंट्रोड्यूस करते हैं 1/4πε, साथ में डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K और Q1 Q2 डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर खत्म। तो ये थोड़ा सा क्लैरिटी बहुत जरूरी है, क्योंकि इस फॉर्मूले को गलत तरीके से समझा ये जाता है कि जब मीडियम डालते हैं तो Q1 और Q2 के बीच का जो फोर्स है वो रिड्यूस कर गया है, जबकि ऐसा हो नहीं सकता कि Q1 और Q2 आपस में जो फोर्स लगा रहे हैं वो रिड्यूस हो जाए। Q1 और Q2 की आपस की फोर्स के साथ एक नई फोर्स और जनरेट हो गई है वहां पर उस मीडियम की वजह से, और उस नए फोर्स की वजह से ओवरऑल फोर्स जो Q2 पर लग रहा था वो अब पहले से कुछ कम लग रहा है, रिड्यूस कर रहा है यहाँ पर। तो लैंग्वेज की वजह से कभी कभी हो सकता है न्यूमेरिकल गलत हो जाए, तो उसको ध्यान से पढ़ लेना आप क्वेश्चंस के टाइम पर। अगर उन्होंने बोला है ऑन Q2 बाय Q1 तो कोई कैपिटल K नहीं लगाओगे नीचे, बट सिर्फ अगर ये पूछा गया है कि फाइंड द फोर्स ऑन Q2 तो आप वहां पर कैपिटल K को भी लगाओगे साथ में। यानी अगर मैं इन दोनों का डिफरेंस फाइंड कर लूं तो बेसिकली वो जो डिफरेंस वैल्यू है दैट इज द फोर्स बाय द मीडियम ऑन Q2। अगर मैं इसको डायग्राम के थ्रू समझाना चाहूं तो डायग्राम के थ्रू आप ये कह सकते हो कि Q1 और Q2 के बीच का फोर्स राइट साइड लग रहा है। दैट मीन्स कि यहाँ पर आप दिखाओगे फोर्स ऑन Q2 बाय Q1 विच इज रिप्रेजेंटेड बाय 1/4πε Q1 Q2 डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर का फोर्स। दिस इज फोर्स ऑन Q2 बाय Q1। और इसी के साथ में हम Q2 पर एक अपोजिट डायरेक्शन में भी फोर्स दिखाएंगे, दैट इज फोर्स ऑन Q2 बाय मीडियम। आप ये कह सकते हो कि जो मीडियम हमने रखा है उसके पोलराइजेशन और उसके डाइपोल्स की वजह से ये फोर्स लगा है। और इन दोनों का जो रिजल्टेंट वैल्यू है, इनका जो नेट वैल्यू है वो आप यहाँ पर रिप्रेजेंट करते हो कैपिटल K वाले कंसेप्ट से। ठीक है, अब पोलराइजेशन कैसे होता है और डाइपोलराइजेशन से मीडियम किस तरीके से फोर्स लगाते हैं, वो कितना इलेक्ट्रिक फील्ड वगैरह जनरेट करते हैं, वो धीरे धीरे चैप्टर के बीच में आएगा। बट अभी आपका ये पॉइंट क्लियर हुआ या नहीं, जो मतलब जो आपसे मैसेज देना चाह रहे हैं वो मैसेज क्लियर है तुम्हें या नहीं है? यस सर। है ना? Yes, sir. ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं, क्वेश्चंस के थ्रू फॉर्म में ही आते हैं, बहुत बेसिक लेवल से स्टार्ट करके और एडवांस लेवल तक जाना है। सेकंड क्विज है, आंसर बताएं इसका। ऑब्जेक्ट ए पर +2 माइक्रोकूलम है और ऑब्जेक्ट बी पर +6 माइक्रोकूलम का चार्ज है, तो इसमें
जो इनके बीच में इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगी उसके लिए स्टेटमेंट कौन सा सही है? एफ ए बी का मतलब फोर्स ऑन ए बाय बी, सर बी। हाँ, और एफ बी ए का मतलब फोर्स ऑन बी बाय ए। तो सही ऑप्शन कौन सा है इसमें से? बी। तो मतलब भले उनके चार्जेस के अमाउंट अलग अलग हों, Q1 Q2 की वैल्यूज अलग हों, बट न्यूटन थर्ड लॉ से लगाएंगे तो वो दोनों एक दूसरे पर बराबर का ही फोर्स और अपोजिट फोर्स लगाएंगे। तो दैट मीन्स कि बी ऑप्शन सही होगा। मतलब इररिस्पेक्टिवली कि एक छोटा चार्ज है और एक बड़ा चार्ज है, अमाउंट ऑफ फोर्स छोटे वाले चार्ज पर और अमाउंट ऑफ फोर्स बड़े वाले चार्ज पर हमेशा इक्वल दिखाओगे एज पर द न्यूटन थर्ड लॉ। मतलब कुछ लोग को ऐसा लगता है कि यार बड़े चार्ज पर ज्यादा फोर्स लगना चाहिए, छोटे चार्ज पर कम फोर्स लगना चाहिए, तो वो फिर न्यूटन लॉ की ही वायलेशन हो जाएगी। एक ऑब्जेक्ट दूसरे पे फोर्स लगाएगा तो दूसरा ऑब्जेक्ट भी पहले पर उतना ही फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में लगाएगा, इसलिए माइनस ऑप्शन भी लगा रहे हैं इसके अंदर। अब क्वेश्चंस के फॉर्म में आते हैं जल्दी से। इसका फर्स्ट पार्ट है, इसमें दो सिमिलर बॉल्स हैं जिनके मासेस m है और उनको एक सिल्क थ्रेड जिसकी लेंथ l से, सिल्क बेसिकली जो लिया गया है वो चार्ज ट्रांसफर नहीं होगा उसके थ्रू, और कैरी सिमिलर चार्जेस प्लस क्यू एंड प्लस क्यू। तो उनका सेपरेशन फाइंड करना है इक्विलिब्रियम के टाइम पर। मतलब ये कुछ इस टाइप का डायग्राम है यार कि एक कॉमन पॉइंट से दो स्ट्रिंग्स लगा करके दो ऑब्जेक्ट्स हैंग कर दिए गए, दोनों पे ही प्लस क्यू और प्लस क्यू के चार्जेस है। मतलब यहाँ पर भी प्लस क्यू चार्ज है और यहाँ पर भी प्लस क्यू चार्ज है। और सिस्टम के इक्विलिब्रियम टाइम पर सेपरेशन बिटवीन द बॉल्स निकालना है कितना होगा, और उसके अलावा इनके जो एंगल्स बन रहे हैं वर्टिकल से, ये काफी स्मॉल एंगल्स दिए गए हैं क्वेश्चन में। इसको थीटा मान लेते हैं, इधर भी थीटा मान लेते हैं। थ्रेड्स की लेंथ आपको दी जा रही है एल, और इनके बीच का सेपरेशन फाइंड करना है टोटल कितना होगा। तो काफी आसान क्वेश्चन है वैसे देखा जाए ना। तो इसमें आप किसी भी एक ऑब्जेक्ट का फ्री बॉडी डायग्राम जब बनाओगे तो एक ग्रेविटी की वजह से mg की फोर्स दिखाओगे, एक स्ट्रिंग में टेंशन फोर्स T दिखाएंगे, और साथ में यहाँ पर एक कोलम्बिक फोर्स दिखाओगे Fc, जिसको डिनोट कर रहे हैं कोलम्बिक फोर्स। इनके बीच की सेपरेशन को x मान लेते हैं। टेंशन फोर्स को रिजॉल्व करोगे इक्विलिब्रियम के लिए, तो टेंशन फोर्स को रिजॉल्व करेंगे तो टेंशन फोर्स का जो कंपोनेंट अगेंस्ट ग्रेविटी है वो T cos थीटा है, और टेंशन फोर्स का कंपोनेंट कोलम्बिक फोर्स के अगेंस्ट में जो है वो T ऑफ साइन थीटा है। और बैलेंस कर देंगे इक्विलिब्रियम के पॉइंट से अगर चलना है तो। दैट मीन सिंपली T ऑफ साइन थीटा को रख दोगे आप यहाँ पर कोलम्बिक फोर्स Fc के बराबर, जिसकी वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। Q1 Q2 दोनों के चार्जेस आइडेंटिकल दे रखे हैं, क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर के फॉर्म में, और T cos थीटा को बैलेंस कर दोगे यहाँ पर इसके वेट mg के थ्रू। दोनों इक्वेशंस को डिवाइड कर दीजिए, टेंशन एलिमिनेट हो जाती है और tan थीटा की वैल्यू बचेगी आपके पास एलिमिनेट करके। तो tan ऑफ थीटा की वैल्यू यहाँ से मिल जाती है क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन 0 mg इंटू एक्स स्क्वायर। और tan थीटा को फर्दर यहाँ पर आप ट्राइंगल से रिप्लेस करोगे, तो किसी भी एक ट्राइंगल से अगर हम tan ऑफ थीटा की वैल्यू पुट करना चाहें तो tan थीटा को रिप्लेस करेंगे टोटल सेपरेशन का हाफ, यानी x/2 डिवाइडेड बाय l। अब ये चीज कैसे लिख रहा हूँ, tan थीटा की ये वैल्यू किस बेसिस पे लिख रहा हूँ, तो यहाँ पर इन्होंने कहा हुआ है कि जो एंगल मेड बाय द थ्रेड विद द वर्टिकल लाइन है वो काफी स्मॉल एंगल है। तो यहाँ पर एक अप्रोक्सीमेशन यूज किया मैंने कि जब थीटा की वैल्यू काफी स्मॉल होगी, टेंडिंग टू जीरो के आसपास है, स्मॉल एंगल है, तो स्मॉल एंगल अप्रोक्सीमेशन में ट्रिग्नोमेट्री ये कहता है कि साइन ऑफ थीटा की वैल्यू और tan ऑफ थीटा की वैल्यू ऑलमोस्ट बराबर मिलती है आपको। तो एक्चुअल में हम साइन ऑफ थीटा कैलकुलेट कर रहे हैं यहाँ पर। साइन ऑफ थीटा जब आप कैलकुलेट करोगे तो ये इसकी परपेंडिकुलर लेंथ x/2 अपॉन इसकी जो हाइपोटेन्यूस वाली लेंथ है l, बट उसको अप्रोक्सीमेटली tan थीटा से मान सकते हो स्मॉल एंगल अप्रोक्सीमेशंस में। तो फिर यही tan थीटा को रिप्लेस करके यहाँ पर x डिवाइडेड बाय 2l के बराबर कर लीजिए, और यहाँ से जो फर्स्ट पार्ट प्रूव करने का है यानी कि x को फाइंड आउट करने का, वो आंसर आ जाएगा पहला वाला पार्ट। स्पीड अगर ज्यादा हो तो भी बता देना बच्चे, अगर स्लो करनी है जैसे ना तो बता दीजिएगा, क्योंकि मैं ये एज्यूम कर रहा हूँ कि कुलम्ब्स लॉ रिलेटिवली काफी आसान टॉपिक है, तो थोड़ी स्पीड में ही चल रहे हैं, बट फिर भी अगर लगे यार तो बता देना आप। ये फर्स्ट पार्ट का आंसर है।
ठीक है जी, इसमें कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम कोई? नो सर। ठीक, चलिए ठीक है। इसका बी पार्ट क्या कह रहे हैं देखो। अच्छा, पहले ए वाले पार्ट में एक क्वेश्चन पूछना चाहेंगे आपसे। देखो अब यहाँ पर क्या है, कुछ डिस्कशन है। हालांकि ये क्वेश्चन आसान है, बट फिर भी एग्जाम में अगर इसको ट्विस्ट कर देते हैं तो कंफ्यूजन आती है। पहला क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में हमने इन दोनों के चार्जेस को बराबर लिया हुआ है, प्लस क्यू और प्लस क्यू लिया हुआ है। इन केस अगर ये चार्जेस बराबर नहीं होते, मान लो एक Q1 होता और एक Q2 होता, लेकिन मासेस आइडेंटिकल होते इनके, इन ऑब्जेक्ट्स के मासेस आइडेंटिकल होते बट चार्जेस आइडेंटिकल ना होते, तो मेरा क्वेश्चन आपसे ये है, क्या ये दोनों वर्टिकल से इक्वल एंगल बना रहे होते या फिर ये इन दोनों का वर्टिकल से जो एंगल बनता वो अलग अलग बन रहा होता? मतलब सपोज एक को हम Q चार्ज मान लें और एक को 2Q चार्ज मान लेते हैं, तो एंगल मेड बाय द स्ट्रिंग्स विद द वर्टिकल, ये दोनों तरफ डिफरेंट एंगल्स बन रहे होते हैं या तब भी ये बराबर एंगल बनेंगे? सेम। अच्छा, बनना चाहिए नहीं, मतलब इसमें बिल्कुल श्योर शॉट बताइए। मैं बता रहा हूँ अभी तो आप बोल रहे हो, बट एग्जाम टाइम पर यही ऑप्शन टिक करते समय ना हाथ कांपते हैं मेरे, यार डाउट आता है अपने अंदर ही। तो बिल्कुल श्योरिटी के साथ बताएं, और अगर एंगल सेम है तो क्या रीजन है कि ये एंगल सेम आएंगे इनके? सर फोर्स Masses सेम, same. फोर्स इक्वल अमाउंट में लगेगी ना। फोर्स इक्वल अमाउंट में लगेगी। अच्छा, एंगल का कोसाइन जो है वो मास पे डिपेंड कर रहा है। ओके, अब मैं इस क्वेश्चन को प्रॉपर्ली ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में फ्रेम कर देता हूँ। इनके चार्जेस का रेशियो 1:2 है मान लेते हैं। एक का चार्ज Q है, दूसरे का 2Q है, मासेस आइडेंटिकल है। पहला मेरा क्वेश्चन ऑप्शन मेरे ये है, एंगल मेड बाय द स्ट्रिंग्स आर इक्वल। सेकंड ऑप्शन है, एंगल मेड बाय द स्ट्रिंग्स आर नॉट इक्वल। थर्ड ऑप्शन है, टेंशन इन बोथ स्ट्रिंग्स विल बी इक्वल। फोर्थ है, टेंशन इन बोथ स्ट्रिंग्स विल बी इन द रेशियो ऑफ 1:2 या फिर 2:1। अब ये मल्टीपल करेक्ट हो गया। अब आप बताओ क्या करोगे? मतलब मेरा सीधा सा क्वेश्चन बेसिकली ये है कि जो एंगल थीटा बन रहा और जो टेंशन बन रहा, इनका चार्ज के रेशियो से क्या लेना देना है? सर दोनों इंडिपेंडेंट है। अच्छा, मतलब अगर ये चार्जेस अनइक्वल भी होंगे तो भी दोनों तरफ के स्ट्रिंग्स के टेंशन फोर्सेस बराबर आएंगे? जी सर। ठीक है, यस सर। ठीक है। तो इसी वर्किंग में फर्क कहां पर पड़ेगा? बिल्कुल सही आंसर तो सही है, इसमें फर्क कहां पर पड़ेगा? अगर ये चार्जेस मान लो Q और Q ना होकर के Q1 Q2 रहे होते, तो आपका फर्क ये पड़ता कि जहां पर आप ये सिर्फ फोर्स की वैल्यू चेंज होती। कोलम्बिक फोर्स यानी जो Q स्क्वायर देख रहे हो, तो इसको डिस्कस कर लेते हैं यार। इसको ऑलरेडी हमने डिस्कशन के मोड में रखा हुआ है कि अगर थोड़ा सा चेंजेस भी होते हैं ना, तो भी हमें डरना नहीं है, उसके अंदर की प्रोसेस यही रहेगा। और इस साल जेई में इस क्वेश्चन को पूछा जा चुका है, इसको नहीं, मतलब ऐसा ही एक सिमिलर क्वेश्चन उन्होंने थोड़ा सा चेंज करके पूछा हुआ है। अभी मैं वो भी दिखा रहा हूँ आपको कि अगर हम मान लो एक को प्लस Q1 कर देते हैं और दूसरे को हम प्लस Q2 कर देते हैं चार्जेस, तो भी हमारे कहना है कि स्ट्रिंग्स अभी भी सेम एंगल्स बनाएंगी। एंड रीजन उसका क्या है कि अगर हम Q1 की फोर्सेस दिखाएंगे तो इस पर भी आप mg दिखाओगे और यहाँ पर आप कोलम्बिक फोर्स दिखाओगे। Q2 पर भी आप mg का फोर्स दिखाओगे और इस पर भी कोलम्बिक फोर्स दिखाओगे। और अभी मैंने एक क्विज कराई थी आपको इसीलिए कि इवन अगर चार्जेस के अमाउंट अलग अलग भी होंगे तो भी फोर्सेस दोनों ऑब्जेक्ट एक दूसरे पर बराबर ही लगाएंगे। यानी कि जो जितना कोलम्बिक फोर्स Q1 पे लगेगा उतना ही कोलम्बिक फोर्स Q2 पर भी लगेगा। तो दोनों तरफ जब फोर्सेस आइडेंटिकल लग रहे हैं तो मतलब के स्ट्रिंग्स भी आइडेंटिकली बिहेव करेंगी। दैट मीन कि दोनों तरफ के स्ट्रिंग्स में सिमिलर टेंशंस आएंगी और आइडेंटिकल बिहेवियर की वजह से दोनों तरफ के एंगल्स भी सेम आएंगे, आपको थीटा की वैल्यू भी सेम आएगी। और जो फर्क पड़ेगा वो सिर्फ इतना पड़ेगा कि प्रीवियस एक्सप्रेशन में जहां पर Q स्क्वायर का टर्म आप देख रहे थे आंसर में, जहां पर Q स्क्वायर था, बस वो रिप्लेस कर दो और एज इट इज पूरा आंसर बन जाएगा। रिप्लेस Q स्क्वायर बाय Q1 एंड प्रोडक्ट ऑफ Q1 Q2, दैट्स ऑल। बाकी सब एज इट इज रहेगा आपका आंसर। अब अगर इनके चार्जेस इक्वल होते और मासेस अनइक्वल होते तो क्या फर्क पड़ रहा होता? टेंशन जिस साइड मास ज्यादा होता है उस साइड एंगल कम होता है। जिस टेंशन भी डिफरेंट। तो किधर ज्यादा होती? जिधर मास ज्यादा है उधर ज्यादा टेंशन आएगी, उधर ज्यादा एंगल बनेगा, या जिधर उधर मास कम एंगल बनेगा। उधर कम एंगल है, टेंशन ज्यादा होगी। एक एक करके, जिधर मास ज्यादा है उधर एंगल कम होगा और टेंशन ज्यादा होगी। ये एक आंसर आया। यस सर। श्योर ना?
Yes. Yes. Yes, sir. ओके, कोई रीजन इसके पीछे? सर cos थीटा सर वो बढ़ता है एंगल घटा। ओके, मतलब यहाँ का रिजल्ट ये देखना चाह रहे हैं कि जो tan थीटा है वो बेसिकली उसके एक्सप्रेशन में डिनोमिनेटर में m का टर्म है, तो जिस तरफ ज्यादा मास होगा वहां पर tan थीटा कम हो जाएगा, यानी उस तरफ स्ट्रिंग कम एंगल बनाएगी, और जहां पर स्ट्रिंग कम एंगल बनाएगी यानी कि थीटा कम होगा, सुनना, तो जिस तरफ कम एंगल बनेगा तो वहां पर टेंशन फोर्स की वैल्यू बढ़ जाएगी, बिकॉज टी साइन थीटा की वैल्यू तो कोलम्बिक फोर्स के बराबर ही मिलनी है आपको, और कोलम्बिक फोर्स दोनों ऑब्जेक्ट पर सिमिलर लगेगा। तो टेन थीटा वाली एक्सप्रेशन से जिसका मास ज्यादा है वहां पर थीटा की वैल्यू कम हो जाएगी, और फिर टी साइन थीटा वाली इक्वेशन को देखो कि जब थीटा की वैल्यू कम हो जाएगी और राइट हैंड साइड पर कोलम्बिक फोर्स दोनों ऑब्जेक्ट्स पर बराबर लगना है, तो जिस तरफ थीटा कम होगा नेचुरल सी बात है उधर टेंशन की वैल्यू ज्यादा मिलेगी आपको। अब एक और क्वेश्चन सिमिलर बेसिस पर आता है कि अगर इन ऑब्जेक्ट्स को मीडियम में सबमर्ज कर दिया जाए, ये इरडो का बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, इनफैक्ट बहुत ही फेमस क्वेश्चन इरडो का है ये, और सेकंड या थर्ड क्वेश्चन ही है इसका, कि दो ऑब्जेक्ट्स को सस्पेंड किया गया, लाइक इनके कुछ चार्जेस हैं, मान लेते हैं प्लस की जो भी है, और ये वर्टिकल से कोई एंगल बना रहे, मान ले थीटा। पहले केस में इन ऑब्जेक्ट्स को फ्री स्पेस में सस्पेंड किया गया है, फर्स्ट केस में ये फ्री स्पेस में है, और सेकंड वाले एक्सपेरिमेंट में इसी ऑब्जेक्ट को, मतलब पूरे सिस्टम को हम लोगों ने लिक्विड में डाल दिया, किसी पूरा सिस्टम उठा करके लिक्विड में सबमर्ज कर दिया, और यही इस बार के जेईई एडवांस का भी क्वेश्चन है। मतलब फर्स्ट केस में फ्री स्पेस है, सेकंड केस में ये पूरा जो सेटअप है वो किसी लिक्विड में डाल दिया गया है, उस लिक्विड की कैरेक्टरिस्टिक्स दी गई हैं, उसकी डेंसिटी दी गई है आपको, डेंसिटी ऑफ लिक्विड मेंशन है, प्लस उसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कैपिटल के भी दे रखा था। और क्वेश्चन ये कहता है कि लिक्विड में जाने के बावजूद भी, मतलब सेटअप को वैक्यूम से लिक्विड में जब ले गए तो भी ये हमारा एंगल चेंज नहीं हुआ, थीटा की वैल्यू अभी भी सेम आ रही है। मतलब फ्री स्पेस में जितने एंगल पर स्ट्रिंग्स हैं, लिक्विड के अंदर भी स्ट्रिंग्स उतने ही एंगल पर हैं। तो इसमें पहला तो सब्जेक्टिव क्वेश्चन ये बनता है कि आपको डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट्स बतानी है, कि जो चार्ज्ड बॉडीज है वो डेंसिटी उनकी क्या है, डेंसिटीज ऑफ ऑब्जेक्ट्स जिनके ऊपर चार्ज है वो कितनी डेंसिटी के ऑब्जेक्ट्स हैं। और दूसरा क्वेश्चन जो जेईई में पूछा गया था वो ये था कि जो टेंशन फोर्स है वो इंक्रीज कर गया या फिर डिक्रीज कर गया। ये इस साल के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आया था कि लिक्विड में जाने पर अगर स्ट्रिंग्स के बीच के एंगल पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा, जितने एंगल पर स्ट्रिंग्स पहले थी उतने ही एंगल पर अभी भी हैं। तो पहला सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, सर टेंशन कम हो जाएगा। यस सर। मैं बता रहा, ये एडवांस 2020 की बात कर रहा हूँ यार, पेपर उठा के देखना आपको मिल जाएगा ये क्वेश्चन। तो मतलब थोड़ा सा दिमाग लगाइए, आपके आंसर्स आ जाएंगे। जैसे आपने कहा कि टेंशन की वैल्यू कम हो जाएगी, ठीक है, और पहला वाला जो है वो कैसे लाओगे? तो फर्स्ट वाले के लिए तो आपको ये करना है कि यहाँ पर आप इसका mg वाला फोर्स दिखाओगे, उसके अलावा टेंशन फोर्स दिखाओगे, और उसके अलावा कोलम्बिक फोर्स दिखाएंगे, उसको F से डिनोट कर दे रहे कोलम्बिक फोर्स को। और टेंशन को रिजॉल्व करके दो इक्वेशंस बन जाएंगी, दैट टी साइन थीटा की वैल्यू कोलम्बिक फोर्स F के इक्वल और टी कॉस थीटा की वैल्यू ऑब्जेक्ट के वेट mg के इक्वल। डिवाइड करके आपको आंसर मिल जाएगा tan ऑफ थीटा की वैल्यू इक्वल्स टू F डिवाइडेड बाय mg, जिसमें F का मतलब कोलम्बिक फोर्स है, FC लिख दे रहे हैं इसको, कोलम्बिक फोर्स। क्वेश्चन कह रहा है कि इनका एंगल तो चेंज हुआ नहीं है, तो सेकंड केस में भी tan थीटा की वैल्यू यही रहेगी, बट लिक्विड का इफेक्ट क्या पड़ेगा वो आप देखो। अगर हम लिक्विड के इफेक्ट की बात करें तो लिक्विड के दो इफेक्ट होंगे। एक इफेक्ट बॉडी का वेट रिड्यूस कर जाएगा, मतलब कि बॉयंसी लग जाएगी इसके अंदर, तो बिकॉज ऑफ द बॉयंसी बॉडी का जो एपरेंट वेट है वो चेंज होगा, रियल वेट माइनस बॉयंसी। और लिक्विड इफेक्ट दूसरा जो मिलेगा वो होगा कि कोलम्बिक फोर्स भी आपका रिड्यूस कर जाएगा डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वजह से। तो tan थीटा के एक्सप्रेशन में जो न्यूमरेटर में हमारा कोलम्बिक फोर्स दिख रहा है वो चेंज होगा, और कितना चेंज होगा वो आप प्रीवियस एक्सप्रेशन से देख सकते हो, यहाँ पर जो डिस्कस किया गया था कि कैपिटल के से डिवाइड करते हो, मतलब जितना फोर्स पहले लग रहा होता है उसमें डिनोमिनेटर में कैपिटल के और लगा देते हैं, यानी कि कैपिटल के से डिवाइड कर दें आप उसको, तो फोर्स इन द मीडियम मिल जाएगा,
तो जितना फोर्स वो वैक्यूम में लगा रहे थे उसको हम कैपिटल के से डिवाइड कर देंगे, तो हमारा FC डिवाइडेड बाई के, दिस इज द कोलम्बिक फोर्स इन द मीडियम, डिवाइडेड बाय जो mg आप बॉडी का वेट देख रहे हो, इसमें एपरेंट वेट का कंसेप्ट आएगा, जहां पर बॉयंसी को लेस कर देंगे, माइनस बॉयंट फोर्स। अब बॉयंसी आर्किमिडीज प्रिंसिपल के हिसाब से लाओगे, तो आर्किमिडीज प्रिंसिपल के हिसाब से इसकी वैल्यू होती है वॉल्यूम ऑफ ऑब्जेक्ट जितना सबमर्ज किया गया है इनटू डेंसिटी ऑफ द लिक्विड मल्टीप्लाइड बाय g, मतलब वेट ऑफ डिस्प्लेस लिक्विड। और जो वॉल्यूम है ऑब्जेक्ट का वो निकालने के लिए ऑब्जेक्ट का मास m डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, यहां पर डेंसिटी जो यूज कर रहे हैं वो लिक्विड की यूज कर रहे हैं बॉयंसी को कैलकुलेट करने के लिए, रो ऑफ लिक्विड मल्टीप्लाइड बाय जी। तो रियल वेट में से आप इसका बॉयंसी लेस कर दें, मतलब माइनस m अपॉन रो ऑफ ऑब्जेक्ट इंटू रो ऑफ लिक्विड इंटू जी, ये इसका एपरेंट वेट हो गया। लिक्विड के दो इफेक्ट हुए, एक कोलम्बिक फोर्स को कम कर देगा वो, प्लस बॉडी के वेट को भी रिड्यूस कर देगा बिकॉज ऑफ द बॉयंट नेचर, आर्किमिडीज प्रिंसिपल का यूज करते हुए। और पहले वाले पार्ट का तो आंसर मिल जाएगा, आप दोनों tan थीटा को कंपेयर कर दें। फर्स्ट पार्ट का आंसर निकालने के लिए tan थीटा का पहले वाला एक्सप्रेशन यानी कि FC डिवाइडेड बाय mg, और tan थीटा का दूसरा वाला एक्सप्रेशन यानी कि FC डिवाइडेड बाय कैपिटल K अपॉन mg कॉमन ले लेंगे, तो 1 माइनस रो ऑफ लिक्विड डिवाइडेड बाय रो ऑफ ऑब्जेक्ट। इससे आप कंपेयर करके पहला आंसर निकाल सकते हो कि ऑब्जेक्ट की डेंसिटी कितनी है। फर्स्ट आंसर इससे आ जाएगा। ठीक है, यहां तक बताएं। बोलो भाई। Yes. Yes, sir. अब Yes, सेकंड, चलिए सेकंड पार्ट का आंसर बताएं। अब क्वेश्चन ये पूछा था कि टेंशन फोर्स इंक्रीज हुआ है या डिक्रीज हुआ है, sir. Decrease. तो डिग्री हाँ आप इसी से देख लो, T sin थीटा बराबर कोलम्बिक फोर्स है। के टाइम्स हाँ, तो T की वैल्यू हो जाएगी कोलम्बिक फोर्स डिवाइडेड बाय साइन थीटा। अब क्वेश्चन खुद कह रहा है कि जो थीटा है वो तो चेंज हुआ नहीं, क्वेश्चन कह रहा है कि साइन थीटा तो चेंज हुआ नहीं। तो जब इसमें कोई चेंज नहीं है और कोलम्बिक फोर्स कैपिटल के फैक्टर से रिड्यूस हो रहा है, तो इसका मतलब टेंशन फोर्स की वैल्यू भी रिड्यूस कर गई है बॉडी स्ट्रिंग्स में। ठीक है जी, बोले। Yes, sir. चले जी, ठीक है। अब इसका एक पार्ट और है इस क्वेश्चन में, एक्चुअली इसके ऊपर कई सारे क्वेश्चन बने हुए हैं, मतलब कई सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम के ऊपर। इसका बी पार्ट भी है, ये भी आपके इरेडो का ही प्रॉब्लम है, स्टार्टिंग की ही प्रॉब्लम्स है। इसमें इनका ये कहना है कि ये जो ऑब्जेक्ट्स हैं इनके चार्जेस, ऑब्जेक्ट्स के जो चार्जेस हैं वो अब रिड्यूस कर रहे हैं, मतलब किसी वजह से उनका चार्ज लीक कर रहा है। जितना चार्ज ऑब्जेक्ट्स पर है वो मेंटेन नहीं है, किसी रीजन की वजह से वो चार्जेस रिड्यूस करते जा रहे हैं, बॉडी से लीक करते जा रहे हैं, चार्ज उनके कम होते चले जा रहे हैं। तो जब इनके चार्जेस कम होते चले जाएंगे यानी कि कोलम्बिक फोर्स रिड्यूस होता चला जाएगा, तो ये ऑब्जेक्ट्स एक दूसरे के नजदीक जाने लगेंगे, टुवर्ड्स ईच अदर मूव करना स्टार्ट कर देंगे ये। और जब ये एक दूसरे के तरफ जाना स्टार्ट कर देंगे तो इनके पास एक वेलोसिटी ऑफ अप्रोच बनेगा जिसकी वैल्यू दी जा रही है v इक्वल टू a बाय रूट एक्स, इंस्टेंटेनियस वैल्यू। वेलोसिटी ऑफ अप्रोच का मतलब होता है रिलेटिव वेलोसिटी, जिससे वो एक दूसरे की तरफ जा रहे हैं। तो आपको बताना है कि चार्ज कौन से रेट पर कम हो रहा है, मतलब dq बाई dt का एक्सप्रेशन फाइंड आउट करना है इस क्वेश्चन में। चार्जेस रिड्यूस होने की वजह से इनका इक्विलिब्रियम जो है वो स्लाइटली डिस्टर्ब होगा, दोनों चार्जेस एक दूसरे की तरफ मूव करना स्टार्ट कर देते हैं। ड्यूरिंग मोशन उनकी अप्रोच वेलोसिटी मतलब रिलेटिव वेलोसिटी वो दी जा रही है v इक्वल टू a अपॉन रूट एक्स के फॉर्म में। अब आपको निकालना है यहाँ पर एक्सप्रेशन dq बाई dt का, कि चार्ज कितने रेट पर कम हो रहा है यहाँ पर। तो ये भी लिंक तो इसी से है, मतलब a पार्ट और b पार्ट सिमिलरली लिंक्ड है, बिकॉज a पार्ट से ही आपका b पार्ट अटैच है। इसमें सिर्फ एक काम करना है आपको, देखो ये जो एक्सप्रेशन फाइंड की गई है x वाली, इसको थोड़ा डिफरेंशिएशन पे जाना होगा, मतलब हम लेफ्ट साइड पर dx बाई dt की बात करेंगे, डिफरेंशिएट कर रहे हैं इसको, इक्वल टू
राइट साइड में जब डिफरेंशिएशन करोगे आप इसका, तो 1/3 मतलब जो भी कॉन्स्टेंट्स हैं पहले उनको बाहर निकाल देते हैं। तो L/2πε mg टू द पावर 1/3 ये पूरा कांस्टेंट। Q और कॉर्ड की लेंथ इसलिए सेम मानी क्योंकि एंगल स्मॉल लिया है। स्मॉल एंगल, बिल्कुल राइट। मतलब ये लीनियर मोशन पे जाएंगे एक तरीके से स्मॉल एंगल्स की वजह से। और Q² टू द पावर 1/3 मतलब Q टू द पावर 2/3, और Q टू द पावर 2/3 को डिफरेंशिएट करेंगे तो ये हो जाएगा 2/3 और Q टू द पावर -1/3 टाइम्स dQ/dt, बिकॉज Q ही वेरिएबल है इस क्वांटिटी पे और एक x वेरिएबल है। dQ/dt हमें फाइंड आउट करना है। और dx/dt को हम क्या लिखेंगे, तो dx/dt अगर आप मैकेनिक्स का यूज करो कि अगर इन दोनों बॉडीज के बीच का सेपरेशन x है, तो dx/dt बेसिकली डिफाइन कर देगा इन दोनों ऑब्जेक्ट्स के बीच की रिलेटिव वेलोसिटी को ही, और उसकी वैल्यू तुम्हें डायरेक्टली दी गई है। मतलब जो dx/dt है वही चीज आपको a/√x के फॉर्म में दी जा रही है, वेलोसिटी a/√x। तो जहां पर ये dx/dt है इसको रिप्लेस कर देंगे क्वेश्चन के हिसाब से, क्वेश्चन के हिसाब से इसको a/√x के फॉर्म में ले आओ और इसका आंसर मिल जाएगा। बोलो बच्चे लोग, क्लियर है? मतलब इसको रिप्लेस करना होगा तुम्हें, a/√x करना होगा। निकाल लेंगे इसके बाद dQ/dt का टर्म। Yes, 1/3. यस सर। हाँ ठीक है, थैंक यू जी। ठीक है, बाकी इरोडो से आंसर मैच कर सकते हो आप, उसमें भी क्वेश्चन है ये दोनों। तो हमने एक्चुअली कई बुक्स के क्वेश्चंस को मर्ज किया, मतलब इस टॉपिक पे जितने भी क्वेश्चंस कहीं भी पूछे गए हैं या फिर आने बन सकते हैं तो उन सबको एक साथ डिस्कस कर ले रहे, इन फ्यूचर भी अगर इस पे कोई क्वेश्चन बनता है तो। दूसरा ये भी एक बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है, दो चार्जेस के बीच में एक तीसरे चार्ज को कहां पर रखते हैं जहां पर कि उसका इक्विलिब्रियम आ जाए। बहुत एलिमेंट्री क्वेश्चन ये भी है। एक्चुअली कूलम्ब्स लॉ में बहुत ज्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन है भी नहीं, डिफिकल्टी स्टार्ट होती है इलेक्ट्रिक फील्ड से, जो अगला टॉपिक होगा इसके बाद का। तो इसमें एक ऑब्जेक्ट का चार्ज आपका 8 × 10⁻⁻6 यानी कि 8 माइक्रोकूलम है, और दूसरे ऑब्जेक्ट का चार्ज यहाँ पर -2 माइक्रोकूलम दे रखा है। इनके बीच की सेपरेशन दे रखी गई है 20 सेंटीमीटर की। अब बताओ इसमें तीसरा चार्ज कहां पर रखेंगे कि ताकि कोई नेट फोर्स न लगे उसको। बहुत बेसिक क्वेश्चन है यार, बताएं। थर्ड चार्ज को आप कहां पर प्लेस करें ताकि उस पर नेट फोर्स 0 आ जाए। क्या इनके बीच में कहीं रख दें, मतलब +8 और -2 के बीच में कोई रख सकते हो? नो सर। क्या दिक्कत आएगी अगर इनके बीच में कहीं, बीच का मतलब मिड पॉइंट नहीं, बीच का मतलब 8 और -2 के बीच वाली स्पेस में कहीं पर भी रख सकते हैं। सर नेगेटिव Force चार्ज एक की ही साइड direction में वो होगा चला सर। जाएगा। राइट। कि अगर हम मान लो पॉजिटिव चार्ज रखते हैं, देखो इसमें थर्ड चार्ज का साइन नहीं बता सर रखा ना। इसको सर राइट साइड में रखेंगे नेगेटिव चार्ज। क्या इस पे डिपेंड नहीं करेगा कि तीसरा चार्ज पॉजिटिव ला रहे हैं कि नेगेटिव ला रहे हैं? यस करेगा। फोर्स एक ही तरफ हो जाएगा। देखो हाँ, अगर आप पॉजिटिव चार्ज मान लो लाते हो तो ये जो +8 है ये इसको रिपेल कर रहा होगा और -2 उसको अट्रैक्ट कर रहा होगा, तो दोनों फोर्सेस सेम डायरेक्शन में हो गई। और अगर हम तीसरा चार्ज माइनस में लेके जाते हैं तो -2 कूलम, -2 वाला इसको रिपेल कर रहा होगा और +8 वाला अट्रैक्ट कर रहा होगा, मतलब दोनों ही कंडीशंस में फोर्सेस सेम डायरेक्शंस में काम कर जाएंगी, तो नेट फोर्स 0 नहीं हो पाएगा। अब अगर हम पॉजिटिव चार्ज लाते हैं और +8 माइक्रोकूलम की लेफ्ट साइड पर रखें, तो +8 की लेफ्ट साइड पर अगर आप इसको रखो थर्ड चार्ज को, क्या यहाँ पर इक्विलिब्रियम पॉसिबल है इसका? नो सर। नो सर। नो सर। नहीं हो पाएगा, क्योंकि 8 माइक्रोकूलम का अमाउंट ज्यादा होने की वजह से 8 माइक्रोकूलम इसको ज्यादा मैग्नीट्यूड से रिपेल करेगा, फोर्स बाय 8 माइक्रोकूलम, और -2 माइक्रोकूलम उसको अपनी तरफ जब अट्रैक्ट करेगा तो उसका फोर्स कम हो जाएगा क्योंकि डिस्टेंस ज्यादा है वहां पर। तो फोर्स बाय 8 माइक्रोकूलम इज मोर देन द फोर्स बाय 2 माइक्रोकूलम, सो लेफ्ट साइड भी इक्विलिब्रियम पॉसिबल नहीं है। हाँ, राइट साइड पर अगर आप रखते हो थर्ड चार्ज को, अगर आप राइट साइड पर प्लेस करते हो तो एक पॉसिबिलिटी बनती है कि इक्विलिब्रियम बन जाए, क्योंकि राइट साइड पर -2 माइक्रोकूलम वाला चीज इस तीसरे पॉजिटिवली चार्ज को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा होगा, फोर्स बाय द -2 माइक्रोकूलम, और
प्लस 8 माइक्रोकूलम वाला इसको रिपेल कर रहा होगा फोर्स बाय प्लस 8 माइक्रोकूलम, और मैग्नीट्यूड दोनों के बराबर करने होंगे। तो मान लेते हैं तीसरा चार्ज हमारा Q है, थर्ड चार्ज की वैल्यू कोई Q मान लेते हैं अगर, तो फोर्स बाय 8 माइक्रोकूलम को लिखोगे कूलम्बिक कांस्टेंट Q मल्टीप्लाइड बाय 8 डिवाइडेड बाय 8 माइक्रोकूलम से इसका टोटल डिस्टेंस जो बनेगा, अगर हम इसको 2 माइक्रोकूलम से x सेंटीमीटर आगे मान लेते हैं, x सेंटीमीटर राइट साइड, तो टोटल डिस्टेंस बन जाएगा x प्लस 20, बट सेंटीमीटर में है तो डिवाइडेड बाय 100 भी करोगे उसका स्क्वायर, और -2 वाले से जो फोर्स आएगी कूलम्बिक वो k इंटू Q1 Q2 के हिसाब से Q मल्टीप्लाइड बाय 2 डिवाइडेड बाय, वहां से उसका डिस्टेंस x माना गया है, x बाय 100 का स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करके x की वैल्यू निकाल सकते हो 20। अब यहाँ पर ये बताओ ये इक्विलिब्रियम किस टाइप का है, स्टेबल या अनस्टेबल, इसको भी डिस्कस करके बताएं। बताइए जो प्लस 8 माइक्रोकूलम था और इसके बाद यहाँ पर हम लोगों ने -2 सर माइक्रोकूलम लिया था, अनस्टेबल। किस बेसिस पे कह रहे हो बच्चे? सर नेगेटिव चार्ज से डिस्टेंस कम करेंगे तो फिर वो अट्रैक्ट हो जाएगा उसकी तरफ। बच्चा देखो दो केसेस लेते हैं, एक मिनट सुन लो, आपको दो केसेस दिखते हैं। मेरा सजेशन तुम लोगों से ये है कि ये क्वेश्चंस होते आसान हैं और यही सब आते भी एग्जाम्स में, ऐसा नहीं कि एग्जाम में बहुत डिफिकल्ट आएगा कुछ, लेकिन आंसर देने से पहले थोड़ा सा वेट करिए। हमारा तीसरा चार्ज ये तो बताया नहीं है ना कि पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, तो हम तीसरे चार्ज को एक बार पॉजिटिव मान के चलेंगे और एक बार हम उस तीसरे चार्ज को नेगेटिव मान के चलेंगे, और दोनों ही कंडीशंस में देखते हैं क्या होगा। अगर तीसरा चार्ज पॉजिटिव है तब क्या होगा और तीसरा चार्ज नेगेटिव है तब क्या होगा। तो पहले वाले केस में इस तीसरे चार्ज के ऊपर जो हमारा 2 माइक्रोकूलम का फोर्स था वो लेफ्ट साइड लगेगा, इसको F2 से डिनोट कर रहे हैं, मतलब फोर्स बाय 2 माइक्रोकूलम, और राइट साइड पर आप F8 डिनोट कर दो, मतलब कि फोर्स बाय 8 माइक्रोकूलम। ये दोनों बराबर हैं क्योंकि ये इस समय इक्विलिब्रियम कंडीशन पर है। और अगर तीसरा चार्ज माइनस में है तो 2 माइक्रोकूलम वाले की फोर्स राइट साइड लग जाएगी और 8 माइक्रोकूलम वाले की फोर्स लेफ्ट साइड लगेगी, बट अभी भी ये दोनों बराबर ही दिखाओगे आप क्योंकि अभी भी इक्विलिब्रियम पर है। अब जरा आप इमेजिन करो कि अगर आप तीसरे चार्ज को राइट साइड पर डिस्प्लेस करो, तीसरे चार्ज को थोड़ा सा राइट साइड मूव करें, दोनों ही सिचुएशंस में कौन सा फोर्स बढ़ेगा और कौन सा फोर्स कम हो जाएगा, आप खुद बता सकते हो, मतलब क्या होगा इस केस में, कैसे जज करोगे? दोनों फोर्स कम होंगे। इसको आराम से करके बताना। पहले वाले में राइट की तरफ होगा, दूसरे वाले में कैसे कह सकते हो? अच्छा लॉजिक बता देना, लॉजिक भी बताओ कि पहले वाले में अगर इसको हम थोड़ा सा राइट साइड शिफ्ट करते हैं, मान लो हल्का सा राइट साइड शिफ्ट करें, तो इसका डिस्टेंस दोनों चार्जेस से बढ़ रहा है। अगर तीसरे चार्ज को हम राइट साइड शिफ्ट करेंगे तो इसका थर्ड चार्ज का सेपरेशन 2 माइक्रोकूलम से और थर्ड चार्ज का सेपरेशन 8 माइक्रोकूलम, दोनों से ही इंक्रीज कर रहा है उसका सेपरेशन, यानी कि F2 और F8 दोनों की वैल्यूज कम हो जाएंगी, दोनों ही रिड्यूस कर जाएंगे ना। अगर आप इसको स्लाइटली राइट साइड लेके जाते हो तो जितना फोर्स 8 माइक्रोकूलम लगा रहा था वो कुछ कम हो जाएगा, मतलब यहाँ पर अब आप दिखाओगे F ऑफ 8, उसमें से माइनस कुछ रिड्यूस करेंगे डेल्टा 1 क्योंकि डिस्टेंस बढ़ गया, और लेफ्ट साइड पर जो फोर्स 2 माइक्रोकूलम वाला चार्ज लगा रहा था उसकी वैल्यू भी कुछ कम हो जाएगी, F2 माइनस डेल्टा 2 कर देते हैं, ये भी रिड्यूस कर गया। अब ये कैसे पता लगाएंगे कि कौन सा फोर्स ज्यादा रिड्यूस करा होगा इसमें, डिस्टेंस बढ़ाने पर कौन सा? सर 8 कूलम वाला ज्यादा, इसका मैग्नीट्यूड कम है सर, वो ज्यादा रिड्यूस होगा। ठीक है, मतलब 8 कूलम वाले का, अच्छा ठीक है। तो इसके लिए क्या कर सकते हो, देखो बेसिकली आप ये करोगे, देखिए मैं बता रहा हूं उसका तरीका क्या है। 8 और 2 माइक्रोकूलम के बीच में कोई डिस्टेंस था जो 20 सेंटीमीटर था, यानी कि 0.2 मीटर दे रखा था आपको ये, और पिछले क्वेश्चन में हम लोगों ने इस इक्विलिब्रियम की डिस्टेंस को भी निकाला था, है ना। अभी शायद आप ही में से किसी ने कहा था कि शायद ये 0.2 आया था इक्विलिब्रियम का डिस्टेंस। अब आप एक काम करो, आप उसको इक्विलिब्रियम से जो डिस्प्लेसमेंट दे रहे हो ना, आप इसे डिस्प्लेसमेंट को कुछ मान लेते हैं, इसे डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू को कुछ x अमाउंट से मान लेते हैं। सपोज करते हैं कि वो x अमाउंट डिस्प्लेस कर दिया हमने, x अमाउंट डिस्प्लेस होने के बाद
x अमाउंट डिस्प्लेस होने के बाद नई वैल्यू कितनी होगी F8 की, देखो x अमाउंट डिस्प्लेस करने के बाद न्यू वैल्यू ऑफ F8, तो वो आप लिखोगे कोलम्बिक कांस्टेंट इनटू Q1 Q2 8 मल्टीप्लाइड बाय Q डिवाइडेड बाय 0.4 मीटर प्लस x का स्क्वायर करेंगे। और नई वैल्यू अगर हम F2 की निकालें, न्यू वैल्यू ऑफ F2, तो वो भी आप देखोगे k इंटू उसका चार्ज 2 इंटू थर्ड वाले का चार्ज q और डिवाइडेड बाय 0.2 प्लस x का स्क्वायर करेंगे। दोनों से उसका डिस्टेंस बढ़ गया और इससे हम यहाँ पर क्या करेंगे, इनका नेट फोर्स कैलकुलेट करते हैं, मतलब F8 माइनस F2 की नई वैल्यू निकालते हैं, दोनों के डिफरेंस की नई वैल्यू। तो दोनों के डिफरेंस की जब नई वैल्यू निकालेंगे तो k q कॉमन हो जाएगा और ये कुछ ऐसा बनेगा आपका 8/0.4 प्लस x का स्क्वायर माइनस 2/0.2 प्लस x का स्क्वायर। अब आपको ये बताना है कि ये वैल्यू पॉजिटिव आएगी कि नेगेटिव आएगी, ब्रैकेट के अंदर वाली वैल्यू, ब्रैकेट के अंदर वाली वैल्यू पॉजिटिव है या नेगेटिव है, ये देखना पड़ेगा आपको। तो आप x की कोई भी वैल्यू रख लो, टेम्परेरली आप x को 0.1 रख के देख लो, 0.2 रख के देख लो, कुछ भी है, कोई भी वैल्यू x की पुट कर लो आप, 0 से बड़ी, और एक अंदाजे से भी चेक कर सकते हो कि ये वैल्यू पॉजिटिव आ रही है कि नेगेटिव आ रही है, या फिर प्रॉपरली इसको सॉल्व कर लिया जाए। दूसरा तरीका ये है कि प्रॉपर एक्सप्रेशन निकाला जाए इसका। वैसे अगर आप प्रॉपरली भी सॉल्व करेंगे तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में जो टर्म्स आएंगे ना, एक बार देखो कितना बनता है, अलग से सॉल्व करना पड़ेगा इसको। सर पॉजिटिव आए, कोई वैल्यू रख के चेक की है या पूरा सिंप्लीफाई किया है इसको? सर वैल्यू रख के चेक। ठीक है, चलो तो मान लेते हैं तरीका, क्योंकि एग्जाम टाइम पर यही होता है, क्योंकि हम प्रॉपरली कहाँ सॉल्व करेंगे। तो x की कोई वैल्यू पुट कर दी और उसके बाद अपना आंसर निकाल दिया इसमें से। तो x की वैल्यू पुट करके चेक कर लेते हैं, पॉजिटिव आ रहा है, लेकिन ये q के साइन पे डिपेंड नहीं करेगा यार। अगर ब्रैकेट के अंदर वाली वैल्यू पॉजिटिव आ रही है ना, लेकिन अगर q पॉजिटिव है तब ये पूरा टर्म पॉजिटिव आएगा, और q नेगेटिव है तो ये पूरा टर्म नेगेटिव आएगा। क्या मतलब हुआ इसका? एक सेकंड बच्चा लोग जरा। हाँ जी बच्चे लोग बताओ, ये बात समझ में आ रही कि नहीं आपको? आप x की कोई वैल्यू पुट कर रहे हो, मान लो 0.1 पुट कर रहे हो, 0.2 पुट कर रहे हो, और ये कह रहे हो कि ब्रैकेट के अंदर वाला टर्म पॉजिटिव है, बाहर q का भी तो टर्म है एक, मतलब जो तीसरा चार्ज है वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है, वो डिसाइड करेगा कि F8 माइनस F2 की वैल्यू पॉजिटिव आ रही है कि नेगेटिव आ रही है। सर सर फोर्स के टर्म में क्यू का साइन तो कंसीडर नहीं करते सर? नहीं, साइन कंसीडर नहीं कर रहे हैं, लेकिन देखो मेरा कहने का मतलब ये है कि F जो डायरेक्शन है वो अलग अलग नहीं आ रहे यार, F8 और F2 की डायरेक्शन बदल गई ना, इसका मतलब। चलो आप ये कहते हो, मान लो कि F8 माइनस F2 की वैल्यू पॉजिटिव आई, सपोज करो आपने कहा कि F8 माइनस F2 पॉजिटिव आया, इसका मतलब राइट साइड वाली फोर्स ज्यादा लग रही है और लेफ्ट साइड वाली फोर्स कम लग रही है। ये तो मतलब हुआ F8 माइनस F2 डिस्प्लेस होने के बाद अगर पॉजिटिव है, तो इसका मतलब इस पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल का नेट फोर्स राइट साइड डायरेक्शन में लग रहा है। लेकिन दूसरे फिगर में जहां पर तीसरा चार्ज माइनस में है, उस टाइम पर अगर F8 F2 से ज्यादा हो रहा है डिस्प्लेसमेंट के बाद, ऑब्जेक्ट को डिस्प्लेस करने के बाद 8 माइक्रोकूलम वाले की फोर्स ज्यादा लग रही है और 2 माइक्रोकूलम वाले की फोर्स अगर कम लग रही है, तो फिर इस तीसरे चार्ज पर नेट फोर्स किधर लगेगा? पहले तो आप ये कंफर्म करें कि ब्रैकेट के अंदर वाला टर्म पॉजिटिव है या नेगेटिव है, इसको बिल्कुल कंफर्म करो, क्योंकि ये गड़बड़ हुआ तो आगे के पूरा, हाँ, क्योंकि इसमें अगर गलती नहीं होनी चाहिए। ब्रैकेट के अंदर वाले टर्म की बात कर रहा हूँ, वहां पर x की कोई भी वैल्यू रख के देख लो आप, 0.1 रख लो आप, यहाँ पर 0.2 रख लो, 0.3 रख लो, कुछ भी रख के एक बार कंफर्म कर लो पॉजिटिव है कि नेगेटिव है ब्रैकेट के अंदर वाली वैल्यू। क्या कंफर्म कर रहे हो आप लोग? पॉजिटिव है, ठीक, पॉजिटिव। चलिए तो इसका क्या मतलब है, इसके पॉजिटिव आने का क्या मतलब है कि स्लाइट डिस्प्लेसमेंट करने के बाद, मतलब इसका ये देखो कि स्लाइट डिस्प्लेसमेंट करने के बाद 8 माइक्रोकूलम वाला चार्ज 2 माइक्रोकूलम वाले चार्ज के कंपेयर में ज्यादा फोर्स लगाएगा। तो अगर 8 माइक्रोकूलम वाले का फोर्स 2 माइक्रोकूलम वाले की फोर्स से ज्यादा है और
8 माइक्रोकूलम वाला राइट साइड फोर्स लगा रहा फर्स्ट फिगर में, राइट साइड फोर्स लगा रहा, तो मतलब कि नेट फोर्स राइट साइड लगेगा फर्स्ट फिगर में। लेकिन वही दूसरे फिगर में क्योंकि F8 लेफ्ट साइड पर है और ये ज्यादा फोर्स लग रहा है डिस्प्लेसमेंट होने के बाद, तो इसका मतलब नेट फोर्स लेफ्ट साइड हुआ। दैट मीन्स कि अगर हमारा तीसरा चार्ज पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है तो आफ्टर स्लाइट डिस्प्लेसमेंट बिकॉज ऑफ द नेट फोर्स टुवर्ड्स राइट साइड, इसका इक्विलिब्रियम अनस्टेबल कहलाएगा। और अगर तीसरा चार्ज नेगेटिव है और उसको स्लाइट डिस्प्लेसमेंट कर रहे हैं बट उसके बाद नेट फोर्स आपका लेफ्ट साइड पे जा रहा है, तो इसका मतलब ये इक्विलिब्रियम स्टेबल इक्विलिब्रियम होगा। एक्सक्यूज मी सर। हाँ सर क्योंकि सर जो सेकंड वाले केस में जो Q है सर वो नेगेटिव है सर, तो उसमें F8 माइनस F2 नेगेटिव हो जाएगा सर, तो इस हिसाब से सर उसकी फोर्स भी तो राइट साइड ही आनी चाहिए। नहीं बच्चा नहीं, तुम लोग को फिर अभी कंफ्यूजन है। एक काम करो, रुको एक और चीज समझाते हैं। एक और बड़ा सिंपल सी बात बता रहे तुम्हें। देखो यहाँ पर +8 माइक्रोकूलम, क्योंकि इस क्वेश्चन में कंफ्यूजन होती है बहुत आसान क्वेश्चन, लेकिन देखो आप तीसरा चार्ज यहाँ पर Q रखा आपने, तीसरा थर्ड चार्ज प्लस Q, और दूसरे वाले फिगर में हमने क्या किया, +8 माइक्रोकूलम यहाँ पर लिया, +2 माइक्रोकूलम यहाँ पर लिया, सॉरी +2 नहीं माइनस, और हमने तीसरा चार्ज जो है वो माइनस में पुट किया, तीसरा चार्ज हमारा नेगेटिव रखा हमने। इक्विलिब्रियम टाइम पर हम लोगों ने कैलकुलेट कर रखा है, ये भी 0.2 मीटर है और ये भी 0.2 मीटर है इक्विलिब्रियम टाइम पर, और यहाँ पर भी ये 0.2 और यहाँ पर भी ये 0.2 है इक्विलिब्रियम के टाइम पर। अब एक काम कर लेते हैं ना यार, इसको हम इक्विलिब्रियम से बढ़ा देते हैं, इस पार्टिकल को हम इक्विलिब्रियम से आगे लेके चलते हैं, मतलब हम इसको 0.3 मीटर पे लेके जा रहे हैं या 0.4 मीटर पे लेके जा रहे हैं, और देखते हैं कौन ज्यादा फोर्स लगाएगा। हम 0.2 मीटर की बात ही नहीं करेंगे बिकॉज 0.2 मीटर तो इक्विलिब्रियम था ही, अब हम डायरेक्टली 0.4 पे ही करके देख लेते हैं, ज्यादा आसान तरीका है। तो जब आप 0.4 मीटर पे चले गए तो अब आपका राइट साइड जो फोर्स लगेगा वो हो जाएगा K, Q1 Q2 में 8 इंटू Q, और अब इसका टोटल डिस्टेंस जो बना 8 माइक्रोकूलम से वो हो गया 0.6 मीटर, जिसका स्क्वायर करेंगे तो 0.36 हो गया ये। और 2 माइक्रोकूलम की वजह से लेफ्ट साइड पे जो अट्रैक्शन का फोर्स आएगा वो होगा K इंटू उसका चार्ज 2 इंटू Q, और अब 2 माइक्रोकूलम से ये 0.4 मीटर के डिस्टेंस पर है, यानी कि स्क्वायर करेंगे तो 0.16 है। अभी आप इसमें से कंपेयर करो कि किस तरफ का फोर्स ज्यादा है, राइट वाला फोर्स ज्यादा है या लेफ्ट वाला, इतना तो आप देख ही सकते हो ना। मतलब 8/0.36 ये वैल्यू सर राइट सर राइट राइट वाला, इसका मतलब क्या हुआ कि नेट फोर्स हमारा राइट साइड लग रहा है। डिस्प्लेसमेंट इक्विलिब्रियम से डिस्प्लेस होने के बाद नेट फोर्स राइट साइड है, तो जिस तरफ आपने इक्विलिब्रियम से इसको डिस्प्लेस किया था उसी साइड अगर नेट फोर्स आ जाए, कौन से टाइप का इक्विलिब्रियम बोलते हो कि अगर आप अनस्टेबल अनस्टेबल इक्विलिब्रियम है पहला वाला। अब दूसरे वाले में एक काम करते हैं, दूसरे वाले में 8 माइक्रोकूलम वाले की फोर्स लेफ्ट है, मेरी बात समझना आप क्या बोल रहा हूँ, 0.36 इतना फोर्स लेफ्ट लग रहा है, और राइट वाला फोर्स आपका जो है वो K इंटू 2 इंटू Q/0.16 है। तो मैग्नीट्यूड तो अभी भी 8 वाले का ही ज्यादा है ना, मैग्नीट्यूड तो अभी भी इस 8 माइक्रोकूलम का ज्यादा होगा, लेकिन अब ये 8 माइक्रोकूलम लेफ्ट साइड पर फोर्स लगा रहा है, तो लेफ्ट साइड ज्यादा फोर्स लग रही है, इसका मतलब अब आपका नेट फोर्स लेफ्ट साइड पे काम कर रहा है। तो अब इसमें अगर इक्विलिब्रियम का नेचर पूछा जाए तो कौन सा इक्विलिब्रियम बोलोगे इसको, ऑब्जेक्ट को राइट साइड स्टेबल इक्विलिब्रियम है, तो यही आंसर दे रहा हूँ कि नेचर ऑफ इक्विलिब्रियम आपका यहाँ पर इस बात पे डिपेंड कर रहा है कि तीसरे चार्ज की साइन क्या है, पॉजिटिव चार्ज है तीसरा वाला या फिर नेगेटिव चार्ज है, उस हिसाब से उसका नेचर डिसाइड हो रहा है। सर हाँ सर, इसमें नेचर ऑफ इक्विलिब्रियम निकालने के लिए ये भी करते हैं ना कभी कि पोटेंशियल एनर्जी कहाँ पे मिनिमम होगी वहां पर शायद स्टेबल होता है। बिल्कुल बिल्कुल, वो तो है ही, मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी और मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी वाला केस लगाओगे। बिल्कुल सही है, बट मेरा पर्पस ये था, क्योंकि होता क्या है ना कि यार आप लोग अगर एक आध चेक करते क्या टोटल स्टेबिलिटी के लिए। बच्चे तुम्हारी वॉइस क्रैक कर गई है यार, वॉइस पूरी कंटिन्यू सर नहीं मैं है। पूछ रहा था कि सर इसमें सर वर्टिकल डायरेक्शन में भी स्टेबिलिटी चेक होती है। हाँ, हर देखिए ओवरऑल स्टेबिलिटी अलग डायरेक्शन में चेक होगी, मैं सिर्फ ये बता रहा हूँ कि एक्स एक्सिस के अलोंग
एक्स एक्सिस के अलोंग कौन स्टेबल है कौन अनस्टेबल है इसमें। अभी वाई एक्सिस के अलोंग अलग स्टेबिलिटी चेक की जाएगी। तो अगर आप स्टेबिलिटी को इन ऑल 3 डायमेंशंस चेक करोगे, अगर तीनों डायमेंशंस में स्टेबिलिटी को चेक करेंगे तो ओवरऑल हमेशा अनस्टेबल इक्विलिब्रियम आएगा ये। बट अभी हमारा वो क्वेश्चन नहीं था, हमारा क्वेश्चन ये था कि अलोंग द एक्स एक्सिस इक्विलिब्रियम जो होगा वो कहां पर स्टेबल होगा और कहां पर अनस्टेबल होगा, ये हमारा क्वेश्चन है अभी एक्चुअली। और ये भी क्वेश्चन मैंने जानते हो क्यों है, ये क्वेश्चन भी मेरा इसलिए है कि अगर मैं इसमें ये कहूं कि जो तीसरा चार्ज है वो नेगेटिव चार्ज है और अगर वो स्टेबल इक्विलिब्रियम है, तो इसका मतलब ये हुआ कि थर्ड चार्ज को अगर आप इक्विलिब्रियम से राइट साइड डिस्प्लेस करके छोड़ दोगे, किस टाइप का मोशन करेगा वो, किसी भी सिंपल हार्मोनिक SHM ऑसिलेशन स्टार्ट कर देगा। हाँ, तो इस टाइप के जो रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चंस हैं इनके आंसर देने के लिए मैं डिस्कस कर रहा हूँ। मैं बहुत न्यूमेरिकल्स में नहीं जाने वाला अभी, मैं पहले बता दे रहा हूँ न्यूमेरिकल्स आपके तभी मेनली स्टार्ट होते हैं जब इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ लोगे और खास तौर पे जब गॉस थ्योरम पढ़ लोगे, तो वहां से असली न्यूमेरिकल्स चालू होते हैं इसके। ये कुछ बेसिक जो मिसकंसेप्शंस हैं वो सब बता रहा हूँ, तो आगे से भी ध्यान देना यार कि ये स्टेबल होगा या अनस्टेबल होगा, उसका आंसर आप दे देना। इट डिपेंड्स ऑन द साइन ऑफ चार्ज वेदर द थर्ड चार्ज इज पॉजिटिव और नेगेटिव। यहां पर पूरे सिस्टम के इक्विलिब्रियम की बात कर रहे हैं। अभी तक आप एक सिंगल पार्टिकल के इक्विलिब्रियम की बात कर रहे थे, अब आप एक सिस्टम के इक्विलिब्रियम की बात कर रहे हो। मतलब यहां पर ये कहा जा रहा है कि हमारे पास दो चार्जेस हैं ए और बी, प्लस क्यू और प्लस क्यू के मान लेते हैं, और इनके बीच में हाँ सर जो अभी पिछले प्रॉब्लम थे सर उसमें स्टेबल अनस्टेबल सिर्फ जो थर्ड चार्ज वो रखा गया है पार्टिकल उसी के चार्ज पे डिपेंड करेगा बस। बिल्कुल अच्छा सर ठीक है। बिल्कुल हाँ। देखिए इस क्वेश्चन में कह रहे हैं कि ये दो चार्ज हो गए प्लस क्यू और प्लस क्यू के, ए और बी का नाम दे दिया इन्हें, और एक तीसरा चार्ज अब आपको रखना है, यहाँ पर थर्ड चार्ज की वैल्यू पुट करनी है। तो कहां पर नेचर मतलब पॉजिटिव या नेगेटिव और कितना, तीन चीजें, थर्ड चार्ज को रख दिया जाए ताकि कि पूरा सिस्टम रिमेन्स इन द इक्विलिब्रियम। सर नेगेटिव चार्ज को मिडिल पे रखेंगे, नेगेटिव चार्ज को मिड पॉइंट पर, और उसकी ठीक है, और बिल्कुल सही है, मिड पॉइंट पे तो रखना ही पड़ेगा बिकॉज जब ये दोनों चार्जेस आइडेंटिकल हैं हमारे, ठीक है, ये दोनों चार्जेस आइडेंटिकल हैं प्लस क्यू और प्लस क्यू के, तो ये ऑब्वियस है कि सिमेट्री की वजह से, बिकॉज ऑफ सिमेट्री, तीसरा चार्ज आप हमेशा इनके मिड पॉइंट पर रखोगे। सर पॉजिटिव भी तो रख सकते हैं सर। अब यही क्वेश्चन है। हाँ हाँ पॉजिटिव भी रख सकते हैं। तीसरा चार्ज आप पॉजिटिव रखेंगे कि नेगेटिव रखेंगे, ये कैसे पता चलेगा? सर नेगेटिव रखेंगे क्योंकि फिर सिस्टम इक्विलिब्रियम में नहीं रहेगा। हाँ नहीं दोनों ही रख सकते। सर दोनों रख सकते। नहीं भाई नहीं बच्चा, नेगेटिव सिस्टम इक्विलिब्रियम। आपको सिस्टम का मतलब ए वाले का भी इक्विलिब्रियम चाहिए, बी वाले का भी इक्विलिब्रियम चाहिए, और जो तीसरा चार्ज ला रहे हैं उसका भी इक्विलिब्रियम चाहिए। हमें सबके इक्विलिब्रियम चाहिए, तीनों के। तो अगर मैं तीसरा चार्ज पॉजिटिव लेके आ गया, मान ले तीसरा चार्ज पॉजिटिव है, तो आप जरा देखो सी और बी दोनों पॉजिटिवली चार्ज हो गए, तो बी वाले पर एक रिपल्सन काम करेगा सी वाले की वजह से, और बी वाले पे ही एक रिपल्सन काम करेगा ए वाले की वजह से। तो बी वाले को आप इक्विलिब्रियम पे कैसे लाओगे? ऑब्जेक्ट सी तो इक्विलिब्रियम पे आ जाएगा बिकॉज ऑब्जेक्ट सी पर ए वाले का रिपल्सन राइट साइड लग जाएगा और ऑब्जेक्ट सी पर बी वाले का रिपल्सन लेफ्ट साइड लग जाएगा। तो ऑब्जेक्ट सी तो आपका इक्विलिब्रियम पे आ जाएगा क्योंकि इसके ऊपर दोनों फोर्सेस अपोजिट लगेंगी, लेकिन बी वाले ऑब्जेक्ट पे दोनों फोर्सेस सेम डायरेक्शन में काम कर जाएंगी, तो बी वाला इक्विलिब्रियम पे नहीं आएगा फिर। और मेरा क्वेश्चन ये नहीं है कि मुझे तीसरे चार्ज का इक्विलिब्रियम चाहिए, मेरा क्वेश्चन ये है कि तीसरा चार्ज तो इक्विलिब्रियम पर रह ही रहे, साथ में बाकी के जो दो चार्ज हैं वो भी इक्विलिब्रियम पे रहे। तो ये पॉजिटिव चार्जेस के थ्रू पॉसिबल नहीं है। अभी क्लियर हो गया? जो लोग बोल रहे थे कि दोनों में रख सकते हैं उनको क्लियर हुआ ये चीज? नहीं? यस सर ठीक है जी। तो अब हम तीसरे चार्ज को, इसका मतलब पॉजिटिव तो नहीं रख सकते, ये क्लियर हो गया बिकॉज उस केस में थर्ड चार्ज तो इक्विलिब्रियम पे आ जाएगा, बट साइड वाले ए और बी हमारे इक्विलिब्रियम पे नहीं आ पाएंगे। इसका मतलब कि तीसरा चार्ज जो हम पुट करेंगे वो माइनस का होगा, उसको कुछ क्यू मान लेंगे थर्ड चार्ज। और इस कंडीशन में क्या होगा, तीसरे चार्ज के ऊपर अगर आप फोर्स चेक करोगे तो ए वाला इसको अट्रैक्ट करेगा यानी कि FCA, और बी वाला भी इसको अट्रैक्ट करेगा यानी FCB। तो थर्ड वाले का इक्विलिब्रियम आ गया। ऑब्जेक्ट बी की जब बात करेंगे
तो बी और ए के बीच में रिपल्सन होगा क्योंकि ये सेम साइन के चार्ज हैं, और बी और ए के बीच में, सॉरी बी और सी के बीच में अट्रैक्शन होगा क्योंकि ये अपोजिट चार्ज के चार्ज है। तो यहां पर सभी के इक्विलिब्रियम की पॉसिबिलिटी बन रही है। और कितना रखेंगे उसके लिए आप इक्विलिब्रियम ऑफ ऑब्जेक्ट बी की इक्वेशन लिख लो। फॉर इक्विलिब्रियम ऑफ ऑब्जेक्ट बी, जितना फोर्स बी और ए के बीच में लग रहा उतना ही फोर्स सी और ए के, बी और सी के बीच में लगना चाहिए। बी और ए वाली फोर्स कोलम्बिक कांस्टेंट इनटू उनका प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस और डिवाइडेड बाय डी स्क्वायर। बी और सी के बीच की फोर्स निकालने के लिए के इंटू कैपिटल क्यू, और तीसरा चार्ज हमारा स्मॉल क्यू है, डिवाइडेड बाय यहाँ पर डिस्टेंस डी बाई 2 का स्क्वायर करोगे तो यहाँ से स्मॉल क्यू की वैल्यू मिल जाती है कैपिटल क्यू बाय 4 मैग्नीट्यूड में। तो एक तीसरा चार्ज माइनस का होना चाहिए जो कि कैपिटल क्यू बाय 4 का अमाउंट होना चाहिए उसका। अब इसमें एक और क्वेश्चन है कि कैपिटल क्यू की मिनिमम वैल्यू बताएं, कैपिटल क्यू की मिनिमम वैल्यू क्या रह सकते हैं इसमें, इसी क्वेश्चन से रिलेटेड है। मतलब स्मॉल क्यू बराबर कैपिटल क्यू बाई 4 है, तो कैपिटल क्यू की लोवेस्ट पॉसिबल वैल्यू क्या हो सकती है। और स्टार्टिंग में एक पॉइंट आपको बताया था कि इलेक्ट्रोस्टैटिक में सबसे 4E, हाँ, क्योंकि सबसे लोवेस्ट चार्ज आपका 4E, तो मिनिमम चार्ज कहीं पर भी अगर पूछते हैं, हाँ, तो मिनिमम चार्ज आपका E हो सकता है। तो क्योंकि हम लोगों ने स्मॉल क्यू की वैल्यू कैपिटल क्यू बाई 4 निकाली है, तो क्यू की मिनिमम वैल्यू E हो सकती है अगर, तो दैट मीन्स कि कैपिटल क्यू की जो मिनिमम वैल्यू बननी चाहिए वो 4E बननी चाहिए। फिर इसकी मिनिमम वैल्यू 4E बननी चाहिए, प्लस या माइनस में जो भी है, क्योंकि कोई भी चार्ज E के मल्टीपल्स में ही मिलना चाहिए हमें। अब यहां पर इसी क्वेश्चन से रिलेटेड है यार, इसी क्वेश्चन से रिलेटेड कि अभी जो हम लोगों ने क्वेश्चन किया ना कि ये प्लस क्यू और यहाँ पर प्लस क्यू, तीसरा चार्ज हम लोगों ने सेंटर पे लिया था, तीसरा चार्ज जो माइनस क्यू था, अगर इसको हम वाई एक्सिस के अलोंग स्लाइटली डिस्प्लेस कर दें तो किस टाइप का मोशन होगा यहाँ पर, ऑसिलेटरी। ठीक है, मतलब तीसरे चार्ज को आपने वाई एक्सिस के अलोंग मान लो वाई डिस्टेंस से डिस्प्लेस कर दिया, और ये डिस्टेंस हमारा d/2 और ये डिस्टेंस हमारे लिए d/2 है। अब इसमें ना क्वेश्चन पूछते हैं, ऑसिलेटरी होगा या सिंपल हार्मोनिक होगा, ये बताएं सर। ऑसिलेट सगा वाई बहुत छोटा तो ऐसा था। क्वेश्चन पढ़ के बताओ, क्वेश्चन पढ़ के कि व्हाट काइंड ऑफ मोशन विल चार्ज सी, मतलब तीसरा चार्ज है, इफ इट इज स्लाइटली मूव्ड इन अ डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू द लाइन ज्वाइनिंग ए और बी। एसएचएम होगा। अब उसका टाइम पीरियड वगैरह कैसे निकालेंगे, क्योंकि और भी क्वेश्चन इससे रिलेटेड हैं। तो देखिए माइनस हाँ भाई दिनेश कर रहे हैं, फिर बता रहे हैं। जो माइनस क्यू और प्लस क्यू के बीच में फोर्स लगेगी वो आप कैलकुलेट करोगे कूलम्स लॉ के हिसाब से, के कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू डिवाइडेड बाय, यहाँ पर रखोगे वाई स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर टू दी पावर डी स्क्वायर बाई 4, और दूसरे माइनस क्यू और प्लस क्यू के बीच में भी एक फोर्स दिखाओगे, ये भी फोर्स आप दिखाओगे कूलम्स लॉ के हिसाब से, तो के कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू डिवाइडेड बाय वाई स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर बाय 4। और अगर ये वर्टिकल से थीटा एंगल बना रहे हो तो इनको रिजॉल्व करके जो नेट फोर्स आएगा यहाँ पर, दोनों कोलम्बिक फोर्सेस को रिजॉल्व करोगे तो एक कंपोनेंट हॉरिजॉन्टली लेफ्ट साइड मिलेगा, एक कंपोनेंट वर्टिकली डाउनवर्ड मिलेगा, दूसरे साइड पर एक कंपोनेंट हॉरिजॉन्टली राइट साइड मिलेगा और एक वर्टिकली डाउनवर्ड मिलेगा। तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स अपोजिट होने की वजह से कैंसिल कर जाएंगे, वर्टिकल वाले कंपोनेंट्स दोनों साइड से ऐड होंगे, तो नेट फोर्स बराबर 2 टाइम्स, बिकॉज दो तरफ से वर्टिकल कंपोनेंट आएंगे, के कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू डिवाइडेड बाय वाई स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर बाई 4, और वर्टिकल कंपोनेंट्स में यहाँ पर आपका कॉस थीटा का भी टर्म आएगा। बाकी फर्दर इसको एसएचएम के पॉइंट ऑफ व्यू से जाओगे ना तो थोड़ा सा अप्रोक्सीमेशन लगाओगे, कॉस ऑफ थीटा को ट्रायंगल से रिप्लेस करें तो कॉस ऑफ थीटा की वैल्यू भी निकाल सकते हैं यहाँ पर,
डिस्टेंस ये d/2 है, ये y है, ये स्क्वायर रूट ऑफ y स्क्वायर प्लस d स्क्वायर बाई 4 है। तो cos ऑफ थीटा यहाँ से रिप्लेस कर दीजिए y डिवाइडेड बाय बॉटम पर ये पावर 3/2 बन जाएगी। और क्योंकि इन्होंने स्लाइड डिस्प्लेसमेंट बोला है, मतलब कि y की वैल्यू काफी स्मॉल है इसके क्वेश्चन में, तो अप्रोक्सीमेशन भी यूज करोगे यहाँ पर। और अप्रोक्सीमेशन जब लगाएंगे तो नेट फोर्स की वैल्यू मिलेगी हमें अप्रोक्सीमेशन लगाने के बाद 2k कैपिटल Q स्मॉल q डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर में से ये y स्क्वायर को नेग्लेक्ट कर देंगे, d स्क्वायर बाई 4 टू दी पावर 3/2 बन जाएगा ये। दैट मीन्स कि d क्यूब डिवाइडेड बाई 8 और साथ में ये y। तो क्योंकि हमारा नेट फोर्स प्रोपोर्शनल टू y आ चुका है, और यही कंडीशन शायद मेरे ख्याल से ऑसिलेशन में सिंपल हार्मोनिक की होती है कि अगर नेट फोर्स डिस्प्लेसमेंट के प्रोपोर्शनल चल रहा हो, और डिस्प्लेसमेंट के अपोजिट ये ऑलरेडी है, क्योंकि जो हमने डिस्प्लेसमेंट y दिखाया है वो इक्विलिब्रियम पॉइंट से ऊपर की तरफ दिखा रखा है, और नेट फोर्स उस डिस्प्लेसमेंट के अपोजिट साइड पर दिख रहा है मेरे को। तो यही दो कंडीशन सिंपल हार्मोनिक के लिए होती है कि नेट फोर्स डिस्प्लेसमेंट के अपोजिट जाए और उसके प्रोपोर्शनल वैल्यू आ जाए उसकी। दैट मीन्स कि ये सिंपल हार्मोनिक हो जाएगा। टाइम पीरियड निकालने के लिए टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन निकालने का एक फॉर्मूला यूज किया जाता है 2 पाई रूट ऑफ m डिवाइडेड बाय k, जिसमें k यहाँ पर मतलब जो यहाँ पर k यूज कर रहे हैं टाइम पीरियड के फॉर्मूले में जो k लगाते हैं वो k होता है बेसिकली कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। तो मैं इसको वर्ड्स में लिख दे रहा हूँ यार, यहाँ पर आपको यूज करना पड़ेगा प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट ऑफ फोर्स एंड द डिस्प्लेसमेंट y। दैट मीन्स कि ये पूरा टर्म 2k कैपिटल Q स्मॉल q बाई d, इसमें जो k है वो कोलम्बिक कांस्टेंट है, कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। यहाँ पे जो k लिख रहे हैं वो कोलम्बिक कांस्टेंट है। तो ये पूरी चीज हमारी डिनोमिनेटर के अंदर चली जाएगी, और फिर आप कैलकुलेट कर सकते हो इसके ऑसिलेट करने का टाइम पीरियड का फॉर्मूला। ठीक है, बढ़े आगे बताओ। यस सर। एफनेट में अगर कोई कांस्टेंट हो तो फिर एसएचएम होता है? तब भी होगा, हाँ। अगर वो y के साथ लीनियर इक्वेशन है तब भी एसएचएम होगा। मतलब आप ये कहना चाह रहे हो ना मेरे ख्याल से कि एफ नेट का एक्सप्रेशन कुछ ऐसा बन जाए -2x + 4 टाइप का। यस सर। हाँ, तो ये भी होता है। इसके अंदर ये x जो होता है वो इक्विलिब्रियम पॉइंट से मेजर नहीं होता सर, ये किसी और पॉइंट से, मतलब x का रेफरेंस कोई और पॉइंट होता है। मतलब लीनियर इक्वेशन है या प्रोपोर्शनलिटी है तो ये एसएचएम है। ठीक है, बाकी तो भी जब चैप्टर में बताएंगे। अभी तो हम कोलम्बिक फोर्स के ही क्वेश्चंस करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं यार। ये आपके लिए छोड़ देना प्रैक्टिस के लिए, इसको कर लीजिएगा। फिर सेम क्वेश्चन है पूरे सिस्टम के इक्विलिब्रियम के लिए। ये भी क्वेश्चन पीछे के टॉपिक पे ही बेस्ड है, मतलब इसको प्रैक्टिस के लिए छोड़ रहे हैं आपको। इसमें दो चार्जेस दे रखे हैं, -12 माइक्रोकूलम और 45 माइक्रोकूलम, और एक तीसरा अननोन चार्ज है। -12 माइक्रोकूलम की लोकेशन दे रखी है ओरिजिन पर, 45 वाले की लोकेशन दे रखी है x = 15। तीसरे चार्ज को प्लेस करना है सो दैट ईच चार्ज इज इन द इक्विलिब्रियम अंडर द एक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्सेस। मतलब यहाँ पर भी पूरे सिस्टम के इक्विलिब्रियम की बात कर रहे हैं कि तीनों के तीनों चार्ज इक्विलिब्रियम पर आए मेरे। तो इसके लिए वो तीसरा चार्ज कहाँ पर रखना चाहिए आपको? पहली बात तो ये पूछी जा रही कि क्या ये सिचुएशन पॉसिबल है? मतलब हो सकता है कि ये सिचुएशन ही पॉसिबल ना हो। बताएं। मतलब ये x एक्सिस हो गया, ये y एक्सिस हो गया। ओरिजिन पर आप रख रहे हो -12 माइक्रोकूलम के चार्ज को, और दूसरे चार्ज को पुट कर रहे हो 15 सेंटीमीटर पे। मतलब x = 0.15 मीटर पे ले जाकर के आपने एक तीसरा सेकंड चार्ज रखा है जो कि पॉजिटिव 45 माइक्रोकूलम है। तो क्या ये पॉसिबल है कि कोई तीसरा चार्ज लेकर के आए और x एक्सिस पर उसको ऐसी जगह रख दे जिससे कि -12 माइक्रोकूलम का भी इक्विलिब्रियम हो जाए, 45 माइक्रोकूलम का भी इक्विलिब्रियम हो जाए, और जो तीसरा चार्ज ला रहे हैं उसका भी इक्विलिब्रियम हो जाए? तो देखना, इसको आप डिस्कस करना क्या ये पॉसिबल है या नहीं है। और अगर ये पॉसिबल है तो ये सिर्फ एक ही जगह पर पॉसिबल है या फिर एक से ज्यादा ऑप्शंस भी आ सकते हैं? मतलब तीसरे चार्ज के की कोई यूनिक लोकेशन होगी या मोर देन वन लोकेशंस हो सकती हैं तीसरे चार्ज की जहां पर हम सिस्टम का इक्विलिब्रियम ला सकते हैं। सर जब नेगेटिव आंसर आएगा तो मतलब -x एक्सिस में है? हमें नहीं पता बच्चा, देखो इसलिए डिस्कशन के लिए छोड़ दे रहे हैं आपको।
मतलब बस टॉपिक ध्यान रखना, आपको तीनों के तीनों चार्जेस के नेट फोर्स को जीरो करना है। तीनों चार्जेस पर नेट फोर्स जीरो करने के लिए तीसरे चार्ज को कहाँ रखोगे, और तीसरा चार्ज अननोन है, ये भी नहीं पता है कि पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, ये भी नहीं मालूम मुझे, तो वो भी क्वेश्चन है। तीसरे चार्ज की लोकेशन क्या होनी चाहिए, मैग्नीट्यूड क्या होना चाहिए, और वो पॉजिटिव होना चाहिए कि नेगेटिव होना चाहिए। प्लस डिस्कशन ये भी करना है कि क्या वो एक सिंगल लोकेशन होगी, या ऐसा हो सकता है कि एक्स एक्सिस पर मल्टीपल लोकेशन हो जाए उसकी। तो टाइम दीजिए अपने आप थोड़ा सा, है ना, बता देंगे तो फिर मजा नहीं आएगा, थोड़ा डिस्कशन करके देखो इसका अपने अपने लेवल जी पर सर। सोच के देखिए, बाकी तो डिस्कस करेंगे ही नेक्स्ट क्लास में। ये एक और प्रैक्टिस प्रॉब्लम है, कूलम्स लॉ के ऊपर प्रैक्टिस प्रॉब्लम है आपकी, जिसमें ये दो ऑब्जेक्ट्स एक सरफेस पर इक्विलिब्रियम पर है। तो ये भी फंडामेंटल क्वेश्चन है, इक्विलिब्रियम का है। वैसा ही है जैसा स्ट्रिंग से दो पार्टिकल को सस्पेंड किया था, तो उसमें टेंशन फोर्स लग रही थी, और यहाँ टेंशन फोर्स को रिप्लेस करके सरफेसेस की नॉर्मल रिएक्शन फोर्स नॉर्मल। बस, तो ये भी आप कर सकते हो। तीसरा इसका क्वेश्चन अभी हमने पीछे डिस्कस किया है भाई, ये भी आपकी प्रैक्टिस प्रॉब्लम है। इंटीग्रेटेड कंसेप्ट इसलिए बोल रहा हूँ इसको क्योंकि इसके अंदर आपका कोलम्बिक लॉ का कंसेप्ट लग रहा है, जो बहुत एलिमेंट्री कंसेप्ट है, कोलम्स लॉ, और प्लस एक बेसिक नॉलेज ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन, बहुत बेसिक नॉलेज। और वो बेसिक नॉलेज क्या चाहिए वो मैं आपको बता देता हूँ कि एसएचएम के अंदर जब वेलोसिटी हम मीन पॉइंट पर कैलकुलेट करते हैं, किसी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी जब आप मीन पॉइंट पर निकालते हो सिंपल हार्मोनिक मोशन के अंदर, तो उसका ना एक फॉर्मूला होता है, एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेशन ए ओमेगा और ओमेगा, और ओमेगा होता है रूट ऑफ के बाई एम, जिसमें के का मतलब प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट ऑफ फोर्स। तो ये मैं बता दे रहा हूँ फॉर्मूला, हो सकता है कि एसएचएम के फॉर्मूले नहीं याद आ जाए, बट ये बेसिकली इस कंसेप्ट को यूज करना है इसमें, इसलिए इंटीग्रेटेड कंसेप्ट लिखा है इसमें। ये जो तीसरा माइनस क्यू चार्ज देख रहे हो, इसका सिंपल हार्मोनिक मोशन होना है। तो ये वैसा ही है जैसे भी पीछे हम लोगों ने ये वाला क्वेश्चन किया ना, यहाँ पर इसी टाइप का क्वेश्चन है। तो मतलब जो इलस्ट्रेशन करा रहे हैं उसी के सिमिलर एक एक क्वेश्चन छोड़ दे रहे हैं प्रैक्टिस के लिए, रिवीजन भी हो जाएगा आपका। ये एक थोड़ा सा डिफिकल्ट है, चैलेंजिंग प्रॉब्लम भी है कूलम्स लॉ के ऊपर। दो रॉड के बीच में फोर्स कैसे कैलकुलेट करेंगे, फोर्स बिटवीन द टू रॉड्स। मतलब ये वाई एक्सिस हो गया, ये एक्स एक्सिस हो गया, ओरिजिन यहाँ पर है। पहले वाले रॉड की जो एंड कोऑर्डिनेट्स है वो माइनस ए और प्लस ए है, माइनस ए और प्लस ए, और दूसरे वाले रॉड का लेफ्ट साइड जो है वो बी माइनस ए कोऑर्डिनेट पर है, और राइट वाला चीज उसका बी प्लस ए कोऑर्डिनेट पर है। मतलब इनके सेंटर टू सेंटर का डिस्टेंस बी है, दोनों रॉड की सेंटर टू सेंटर का डिस्टेंस बी, और दोनों रॉड की जो लेंथ है वो 2a है। पर्पस क्या है इस क्वेश्चन को यहाँ पर लेने का कि जो हम लोग कोलम्बिक फोर्स का फॉर्मूला पढ़ते हैं ना, k इंटू Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर का फॉर्मूला, क्या ये फॉर्मूला एप्लीकेबल है यहाँ पर? नहीं सर। नहीं है। तो ये पॉइंट चार्जेस के लिए होता है, और ये रॉड पॉइंट चार्ज की कैटेगरी में नहीं जाते, इसका मतलब ये चीज यहाँ पर नॉट एप्लीकेबल है। फिर कुछ लोग ये दिमाग लगाते हैं, कुछ लोगों का ये कंसेप्ट होता है कि हम सेंटर टू सेंटर का डिस्टेंस लेकर के फॉर्मूला लगा देंगे। ऐसे भी मन में आते हैं ख्यालात कि अगर बॉडी पॉइंट चार्ज नहीं होगी तो हम बॉडी के सेंटर से सेंटर तक का डिस्टेंस यूज करके और Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर कर देंगे, वो भी एक गलत कंसेप्ट है। दैट मीन्स कुछ लोग अगर ये सोचें कि हम फोर्स का फॉर्मूला लिखने के लिए K और दोनों के प्लस Q चार्ज हैं तो Q इंटू Q कर देंगे, और उनके सेंटर ऑफ मास से दूसरे के सेंटर ऑफ मास का डिस्टेंस यूज कर लेंगे, यानी कि बी स्क्वायर कर देंगे। तो ये भी एक गलत कंसेप्ट है। सही तरीका तो बताएंगे, बट जो गलतियां करते हैं वो ये सब होती है। तो इसमें फिर एग्जैक्ट राइट वे क्या है, करेक्ट मेथड क्या होगा इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का, जो करेक्ट तरीका है वो देखिए क्या होगा। सबसे पहला काम क्या करोगे ना, इसमें थोड़ा सा लेंदी है, मैथ्स ज्यादा लगेगी, बताते हैं आपको। आप दो बार इंटीग्रेट करना पड़ेगा। दो बार इंटीग्रेट करना पड़ेगा, यही इसमें प्रॉब्लम है, क्योंकि दोनों ही रॉड है। अगर एक रॉड होता और एक पार्टिकल होता फिर भी सिंगल इंटीग्रेशन होती, इसमें डबल इंटीग्रेशन है एक्चुअली। पहले क्या करेंगे सुनना, हम पहले सेकंड रॉड के अंदर कोई पॉइंट सेलेक्ट कर लेते हैं। सेकंड रॉड के अंदर कोई पॉइंट मान लेते हैं, कोई पी पॉइंट मान लीजिए सेकंड रॉड के अंदर, और उस पॉइंट पी से
देखो हम सेकंड रॉड के अंदर एक पॉइंट पी मान रहे हैं जो ओरिजिन से कुछ डिस्टेंस पे होगा। उस डिस्टेंस को फिलहाल के लिए मैं आर से डिनोट कर रहा हूं, और साथ ही साथ क्या करने जा रहे हैं, सेकंड रॉड के अंदर हम एक और पॉइंट, फर्स्ट रॉड के अंदर भी एक पॉइंट मानेंगे ओरिजिन से एक्स डिस्टेंस पे, और वहां पर एक छोटा सा पार्टिकल चूज करेंगे जिसकी लेंथ हमारी dx होगी। और दूसरे रॉड के अंदर हमने r डिस्टेंस पर एक छोटा सा पार्टिकल चूज किया जिसकी लेंथ हमारी dr होगी। दो वेरिएबल्स हैं, ध्यान देना। पहले रॉड के अंदर हम x डिस्टेंस पे dx का एलिमेंट ले रहे हैं, और दूसरे रॉड के अंदर r डिस्टेंस पे dr का एलिमेंट ले रहे हैं। और हम पहला काम क्या करेंगे, इसे dx एलिमेंट और इसे dr एलिमेंट के बीच का फोर्स निकालेंगे, क्योंकि ये दोनों आपस में एज अ पार्टिकल ही काम करेंगे। तो dx और dr इनके बीच की आपस की फोर्स कैलकुलेट करेंगे। तो ये पहला फोर्स निकालते, देखो df इक्वल टू k। अब आप dx वाले एलिमेंट का चार्ज निकालोगे, तो dx वाले एलिमेंट का चार्ज होगा यूनिटरी मेथड से टोटल चार्ज डिवाइड, इसको एक काम करेंगे यार, टोटल चार्ज डिवाइडेड बाय टोटल लेंथ को मैं लैम्डा से डिनोट कर दे रहा हूँ, इसको बाद में सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो dx वाले का चार्ज हो जाएगा k इंटू लैम्डा मल्टीप्लाइड बाय dx, और फिर dr वाले का चार्ज भी लैम्डा इंटू dr का हिसाब से, और डिवाइडेड बाय इन दोनों के बीच का डिस्टेंस जो कि r माइनस एक्स का स्क्वायर होगा। ये स्टेप समझ में आ रहा है? इसको बताओ पहले। यस सर। अच्छा, अब इसमें दो बार इंटीग्रेशन होगी, इसको ध्यान रखना है। टोटल फोर्स निकालने के लिए आपको इंटीग्रेशन दो बार करनी पड़ेगी। इसमें डबल इंटीग्रेशन का कंसेप्ट है। एक बार इंटीग्रेट करेंगे तो उसमें x की लिमिट हम रखेंगे माइनस a से प्लस a तक, लिमिट ऑफ x। और इसको दूसरी बार जब इंटीग्रेट करेंगे तो लिमिट्स r की पुट करनी पड़ेंगी मेरे को, और r की लोअर लिमिट क्या होगी। तो जरा ध्यान दो, जो डिस्टेंस r हमने चूज किया है वो ओरिजिन से चूज किया है, मतलब जो हमारा r है वो स्टार्टिंग फ्रॉम द ओरिजिन है। तो स्टार्टिंग फ्रॉम द ओरिजिन सेकंड वाली रॉड की जो लेफ्ट साइड का कोऑर्डिनेट है वो रखोगे आप b माइनस ए का, और स्टार्टिंग फ्रॉम द ओरिजिन सेकंड रॉड की राइट वाले एंड का कोऑर्डिनेट रखेंगे तो वो रखेंगे b प्लस ए का। लिमिट्स क्लियर हुई? लिमिट्स हाँ क्लियर सर। हुई? हाँ सर। अच्छा जी। अब पहला इंटीग्रेशन जब करेंगे तो उसमें आप dr को एज अ कांस्टेंट मानिए। पहले इंटीग्रेशन में dr कांस्टेंट रखिए। फर्स्ट इंटीग्रेशन जब कर रहे होंगे तो dr की वैल्यू कांस्टेंट। तो देखो मैं लिख रहा हूं इसको, कैसे आंसर बनेगा, r इक्वल टू बी माइनस ए और r इक्वल टू बी प्लस ए। ये अब पहला वाला इंटीग्रेशन सॉल्व कर रहे हैं, मतलब फर्स्ट इंटीग्रेशन x के रिस्पेक्ट में करेंगे। x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करके जो आंसर आ जाएगा उसको फिर से r के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करेंगे। यानी पहली बार इंटीग्रेट करते वक्त वेरिएबल क्वांटिटी x मानी जा रही है और r को हम कांस्टेंट मान रहे हैं। x को वेरिएबल क्वांटिटी मान रहे हैं, r को कांस्टेंट मान रहे हैं। यानी पहले हम ये इंटीग्रेशन सॉल्व करने जा रहे हैं, तो हम बाहर क्या क्या रखेंगे समझना। k बाहर रखेंगे, लैम्डा बाहर रखेंगे, r और dr को एज अ कांस्टेंट ट्रीट कर रहा हूं मैं, एज अ कांस्टेंट, ये बाहर आएंगे। और फर्स्ट इंटीग्रेशन के अंदर बचेगा आपका dx डिवाइडेड बाय r माइनस एक्स का स्क्वायर, जिसके लिमिट्स रखी जा रही है माइनस ऑफ a से प्लस ऑफ a की। तो ये जो पहला इंटीग्रेशन आप करोगे ना, फर्स्ट इंटीग्रेशन, इसमें इस बात का ध्यान देना कि वेरिएबल x है, यहाँ पर जो r है वो एज कांस्टेंट मान करके ही आपको इसको इंटीग्रेशन करनी है। और मेरे ख्याल से ये एक स्टैंडर्ड इंटीग्रेशन है, कोई बहुत डिफिकल्ट तो है नहीं ये चीज। dx बाई r माइनस एक्स स्क्वायर, कोई बहुत टफ इंटीग्रेशन तो आएगा नहीं इसका। बोलो कितना आएगा ये, मतलब सर इसके। लैम्डा स्क्वायर बाहर होना चाहिए। हाँ लैम्डा, वो तो कर देंगे भी यार, वो तो ठीक है। इसका पहले वाले का आंसर बताएं, पहले वाले इंटीग्रेशन की जो वैल्यू बनेगी, फर्स्ट इंटीग्रेशन की वैल्यू, यहाँ से जो पहला इंटीग्रेशन करेंगे, दैट मीन्स कि हमारे पास जो आंसर बना वो बना, इंटीग्रेशन अभी चल रहा है आपका b माइनस ए और b प्लस ए, बट इस इंटीग्रेशन में वेरिएबल ए आर को रखेंगे, k
लैम्डा स्क्वायर dr। ठीक है, इसका आंसर बताओ यार, क्या लिखेंगे? -1 upon r minus x माइनस ऑफ 1 अपॉन r माइनस minus नहीं x। आएगा सर। मतलब 1 अपॉन x माइनस r कर दें इसको। हाँ वो आर भी स्क्वायर कर माइनस ए स्क्वायर आएगा। ठीक है, नहीं एक मिनट, 1 अपॉन r माइनस x होगा या 1 अपॉन x माइनस r होगा? ये फंस जाएगा। तो 1 upon x minus r होगा। x माइनस r सर। ठीक है, तो 1/x माइनस r करोगे और इसके अंदर हम लिमिट पुट करेंगे अभी a और माइनस a की। तो हमारे पास आंसर बनेगा अभी b माइनस a, b प्लस a, ध्यान से करिएगा, k लैम्डा शायद r माइनस x ही होना चाहिए। सर माइनस नहीं आएगा। वो नेगेटिव में कंपनसेट हो जाएगा। चलिए देख लीजिएगा उसको, मेरे को तो डाउट है फिलहाल, बट ये 1 अपॉन x वेरिएबल था तो ये a माइनस r और माइनस 1 अपॉन माइनस ए पुट करेंगे तो ये प्लस और यहाँ पर a प्लस r बनेगा। अब ये फिर इंटीग्रेट, अब ये r के साथ इंटीग्रेट होगा। अब जो टर्म आप देख रहे हो इसका इंटीग्रेशन r के रिस्पेक्ट में होना है। अब बोलो यहाँ तक क्लियर हो गया आपको कि पहला इंटीग्रेशन x के साथ किया, उस टाइम पर r और dr को हमें चुपचाप कांस्टेंट मान लिए थे, उनको बाहर कर लिया था। अब जो रिजल्ट बना है x के साथ इंटीग्रेट करने के बाद, अब जो आंसर है इसको हम एक बार फिर से इंटीग्रेट करेंगे। अब आपका इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू r चलेगा। ये बताओ ये चीज ठीक समझ आ रही है कि नहीं? अभी आपको r के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कैसे करना है इसको, और ये दोनों ही लॉग के फंक्शंस में आ जाएंगे। यस सर। यस सर। ये प्रॉब्लम है इसमें डबल इंटीग्रेशन का। मतलब ये तो सही तरीका हो गया, बट वो गलती नहीं करनी है आपको कि कूलम्स लॉ आप किसी भी दो बॉडीज के बीच में लगा दो या अपने हिसाब से कंसेप्ट बना लो कि हम सेंटर टू सेंटर का डिस्टेंस यूज कर लेंगे। देखिए, सिर्फ स्फेरिकल बॉडीज एक स्पेशल केस होते हैं, स्फेरिकल ऑब्जेक्ट्स में एक स्पेशल केस आता है, वहां पर कूलम्स लॉ जो है ना वो काम कर जाता है इस तरीके से, और इसीलिए ये डाउट्स बन जाते हैं और लोग अपने हिसाब से कंसेप्ट्स बना लेते हैं कि अगर आपके पास दो स्फेरिकल ऑब्जेक्ट हैं तो स्फेरिकल ऑब्जेक्ट ए मान लीजिए और दूसरा आपका एक और स्फेरिकल ऑब्जेक्ट है वो बी है हमारे पास, और एक पर Q1 चार्ज एक पर Q2 चार्ज, और तब अगर आप इनके सेंटर टू सेंटर का डिस्टेंस कुछ d से डिनोट कर दें कि सेंटर टू सेंटर का डिस्टेंस d है, इररिस्पेक्टिव कि कौन सा स्फीयर बड़ा है कौन सा स्फीयर छोटा है, उससे मतलब नहीं हमें, दोनों स्फीयर होने चाहिए, यही कंडीशंस हैं। छोटे बड़े स्फीयर से कोई मतलब नहीं हमें, और उनके सेंटर टू सेंटर का डिस्टेंस अगर d है तो आप यहां पर कह सकते हो कि फोर्स की वैल्यू कोलम्बिक कांस्टेंट इनटू Q1 Q2 डिवाइडेड बाय d स्क्वायर चलती है, काम करता है ये फॉर्मूला। मतलब कूलम्स लॉ का डायरेक्टली एप्लीकेशन करने के लिए दो कंडीशंस हैं, या तो दोनों ही चार्जेस पार्टिकल के फॉर्म में हो, या दोनों ही चार्जेस स्फीयर के फॉर्म में हो, या फिर एक स्फीयर के फॉर्म में हो और एक पार्टिकल के फॉर्म में हो। यहां पर भी लगा सकते हो कि अगर हमारे पास Q1 चार्ज स्फेरिकल फॉर्म के अंदर है, स्फेरिकल ऑब्जेक्ट है कोई, और Q2 एज अ पार्टिकल हो, Q2 एज पार्टिकल हो, तब भी आप यही कर सकते हो कि स्फीयर की सेंटर से और पार्टिकल तक के डिस्टेंस को d लिख दें अगर, तो हम कोलम्बिक फोर्स को यहां पर फिर से k कोलम्बिक Q1 Q2 बाय d स्क्वायर लिख सकते हैं। ये दो कंडीशंस हैं। लेकिन अगर चार्ज स्फीयर के अलावा किसी भी और ज्योमेट्री में है, स्फीयर के अलावा किसी भी और ज्योमेट्री में, रॉड के फॉर्म में, डिस्क के फॉर्म में, रिंग के फॉर्म में, सिलेंडर के फॉर्म में, कोन के फॉर्म में, क्यूब के फॉर्म में, तो नॉन स्फेरिकल किसी भी ज्योमेट्री का ऑब्जेक्ट अगर आया तो कूलम्ब लॉ डायरेक्टली यूज नहीं होगा। उस टाइम पर आपको या तो इंटीग्रेशन के मेथड लगाने पड़ेंगे, या फिर एक और ऑप्शन आता है आगे चल करके, फोर्स को इलेक्ट्रिक फील्ड की फॉर्म में कैलकुलेट किया जाए। और यही वजह है इलेक्ट्रिक फील्ड को पढ़ने का कि कूलम्ब्स लॉ की बहुत ज्यादा एप्लीकेशंस नहीं हो पाने की वजह से सिर्फ दो ही जगह पर डायरेक्टली लग पा रही है, बाकी जगहों पर मुझे मैथ लगानी पड़ रही है, इंटीग्रेट करना पड़ रहा है प्रॉब्लम्स के अंदर। तो इसका एक ऑल्टरनेटिव ये निकाला गया कि क्यों ना फोर्स को इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्म में देख लिया जाए, और तब हम कूलम्ब्स लॉ लगाने की बजाय F इक्वल टू Q मल्टीप्लाइड बाय E वाला फॉर्मूला लगाएंगे, फोर्स और इलेक्ट्रिक फील्ड का जो रिलेशन होता है। सर इस क्वेश्चन को इलेक्ट्रिक फील्ड से कर सकते हैं? लेकिन कर सकते हैं, बट प्रोवाइडेड आपको एक इलेक्ट्रिक फील्ड के एक्सप्रेशंस याद रहे।
मतलब हमको ये पता तो हो कि एक रॉड के इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है। तो हमारे इलेक्ट्रोस्टैटिक का अब एम ये होगा कि हम सारी बॉडीज की इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्मूले डिराइव करके याद कर लेंगे। तो उससे फायदा ये होता है कि अब आप कुलम्स लॉ से फोर्स निकालने की बजाय आगे हम इलेक्ट्रिक फील्ड की हेल्प से फोर्स निकालेंगे, बिकॉज कैलकुलेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड तो वैसे भी हमको करना है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड के टर्म्स में आप फोर्स कैलकुलेट कर सकते हो, इलेक्ट्रिक फील्ड के टर्म्स में आगे चल करके पोटेंशियल एनर्जी सब कुछ कैलकुलेट किया जा सकता है। इवन फ्लक्स पढ़ने के लिए भी इलेक्ट्रिक फील्ड की इंपॉर्टेंस है। मतलब कुलम्स लॉ उतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना कि इलेक्ट्रिक फील्ड को समझना इंपॉर्टेंट है। सर इसको एज डाइपोल ट्रीट करके भी कर सकते थे, थोड़ा आसान हो जाता। नहीं कर पाओगे, दोनों चार्जेस पॉजिटिव है। yes, sir. इसका और कोई ऑप्शन नहीं है, दो ही ऑप्शन है, या तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला पता हो, और वो भी नहीं पता होगा बिकॉज रॉड की इलेक्ट्रिक फील्ड कोई स्टैंडर्ड रिजल्ट्स में नहीं आती है। अगर आप अपने 12th क्लास को देखोगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत लिमिटेड चार्जेस की ही पढ़ी हम लोगों ने। फिलहाल मेरा जो पर्पस था आपको समझाने का वो ये था कि कुलम्स लॉ का डायरेक्ट यूज आप पार्टिकल टू पार्टिकल के केस में करो, या फिर स्फीयर टू स्फीयर के केस में करो, या फिर स्फीयर और पार्टिकल के केस में करो, और इसी के सिमिलर ग्रेविटेशन भी चलता है आपका। तो ग्रेविटेशनल फोर्स का फॉर्मूला Gm1m2/r² भी इन्हीं कंडीशंस में लगाओगे आप, या तो दोनों मासेस पार्टिकल के फॉर्म में हो, दोनों मासेस स्फीयर के फॉर्म में हो, या दोनों मासेस में से एक मास स्फीयर के फॉर्म में हो और एक मास पार्टिकल के फॉर्म में हो। इलेक्ट्रोस्टैटिक पढ़ाने का एक एडवांटेज आपको ये भी है कि आप ग्रेविटेशन को पैरेलल में चला सकते हो, मतलब बड़ा आराम से। एक और एडवांटेज आप ले सकते हो कि ग्रेविटेशन चैप्टर भी सेल्फ प्रिपरेशन की जा सकती है। अभी इसका हम वेक्टर फॉर्म बताएंगे, कूलम्स लॉ का वेक्टर फॉर्म जो है। ये वाली बात क्लियर हो गई यार, कूलम्स लॉ को डायरेक्टली कब लगाना है और कब डायरेक्टली नहीं लगा सकते हो, कब मतलब कब आपको इंटीग्रेशन करनी पड़ जाएगी। ये मतलब मैसेज क्लियर हो गया आपका कि कूलम्स लॉ डायरेक्टली किन कंडीशंस में लगाना है बिना इंटीग्रेशन के, और कब हमको ऐसी इंटीग्रेट करने की जरूरत पड़ेगी अगर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं मालूम तो। स्फीयर और पार्टिकल के अलावा कोई भी कॉम्बिनेशन अगर क्वेश्चन में है तो मान लेना कि इंटीग्रेशन के अलावा ऑप्शन बचा नहीं आपके पास कोई। ओके सर। ठीक है जी। और लास्ट में एक ये टॉपिक कंप्लीट कर लेते हैं, कूलम्स लॉ का वेक्टर फॉर्म क्या है। तो वो यहाँ पर ये कहते हैं कि अगर आपके पास मान लो कोई Q1 चार्ज है जिसके कि कुछ कोऑर्डिनेट्स दिए जाएं आपको, मान लो x1 y1 z1 टाइप का, और कोई दूसरा चार्ज Q2 है जिसके कुछ कोऑर्डिनेट्स हो जाएं x2 y2 और z2। तो फोर्स अगर आप इनके बीच में कैलकुलेट करोगे तो वो Q1 और Q2 को जो लाइन मिलाएंगे उसी लाइन के अलॉन्ग दिखाएंगे। दोनों अगर पॉजिटिव चार्ज हैं तो आप राइट साइड दिखाओगे, फोर्स ऑन द ऑब्जेक्ट 2/1। और अगर इसको वेक्टोरियल फॉर्म में लिखना चाहते हैं तो वेक्टोरियल एक्सप्रेशन इसका ये है, कोलम्बिक कांस्टेंट इंटू Q1 Q2 अपॉन इनके बीच का डिस्टेंस r, जो कि आप कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से निकाल करके r³ लगा सकते हो। और यहाँ पर ये करना होगा आपको x2 माइनस x1 इंटू आई कैप प्लस y2 माइनस y1 इंटू जे कैप एंड प्लस z2 माइनस z1 इंटू के कैप। इससे आपको वेक्टर फॉर्म यानी कि कंपोनेंट्स फॉर्म मिल जाएंगे। इससे मालूम चल जाएगा कि फोर्स का x कंपोनेंट कितना आएगा, फोर्स का y कंपोनेंट कितना आएगा और फोर्स का z कंपोनेंट कितना आएगा। 2/1 का मतलब ये हुआ, 2/1 का मतलब हो गया कि फोर्स ऑन ऑब्जेक्ट 2 निकाला जा रहा है, बाय द ऑब्जेक्ट 1 निकाल रहे हो आप, ऑन 2/1। तो ऑन 2 और बाय 1 में से 2 माइनस 1 करेंगे आप, x2 माइनस x1। मतलब जिसपे फोर्स निकालने हैं उसकी कोऑर्डिनेट, और जिसकी वजह से फोर्स निकाल रहे हो वो लेस कर दिया जाए, माइनस x1 कर दिया जाए, x2 माइनस x1, और बाकी नीचे यहाँ पर r³। एक बात ध्यान रखने वाली ये होती है कि जब आप वेक्टर का लॉ लगाओगे तो Q1 और Q2 को हमेशा उनके साइन के साथ सब्स्टिट्यूट करना होगा। पॉजिटिव चार्जेस को पॉजिटिव में रखना होगा, नेगेटिव चार्जेस को नेगेटिव में रखना पड़ेगा यहाँ पर अगर वेक्टर का फॉर्म लगाते हैं तो। इसकी एक एप्लीकेशन मैं दिखा दे रहा हूं आपको। यहाँ पर इस क्यूब के ऊपर 8 चार्जेस है, इस तरीके से ये सबके ऊपर Q चार्जेस हैं, और यह जहां पर ये छोटा सा एक एरो देख रहे हो ना, इसके ऊपर फोर्स निकालना है आपको, इस चार्ज के ऊपर कितना फोर्स होगा। तो अब ये 3 डायमेंशनल सिचुएशन हो गई इसकी।
इसको एक्स एक्सेस मान लेते हैं, इसको वाई एक्सेस मान लीजिए, इसको जेड एक्सेस मान लीजिए। तो सबसे पहला काम ये करोगे, सबके कोऑर्डिनेट्स लिखो। इसकी साइड लेंथ ए दे रखी है, तो सबसे पहले अगर हम कोऑर्डिनेट्स लिखेंगे तो यहाँ पर a, 0, 0 कोऑर्डिनेट बन जाएगा। इस चार्ज के कोऑर्डिनेट a, 0 बन गए। वाई एक्सिस वाले के 0, a, 0, ओरिजिन वाले के 0, 0, 0 चार्ज। सबके कोऑर्डिनेट्स लिखने पड़ेंगे, मतलब कुल मिलाकर के ये। और ये जो जिस चार्ज पर फोर्स निकालना है ये 3 डायमेंशनल में चला गया, ये a, a है। अब इसके फोर्सेस को लिखोगे ना जब आप, तो मैं टेबल बना के लिखा दे रहा हूं आपको ताकि समझ आ जाए तुम्हें, कंफ्यूजन में रहोगे। हम लोग फोर्स कैलकुलेट किसके ऊपर कर रहे हैं? तो फोर्स कैलकुलेट कर रहे हो उस चार्ज के ऊपर जो कि a, a पर है, और लेफ्ट साइड पर हम दिखा रहे हैं बाय, मतलब किसकी वजह से निकाल रहे हैं। तो हम सबसे पहले कैलकुलेट करेंगे ओरिजिन वाले चार्ज की वजह से, फिर हम कैलकुलेट करेंगे a, 0, 0 वाले की वजह से, फिर हम कैलकुलेट करेंगे a, a, 0 वाले की वजह से, फिर 0, a, 0 वाले की वजह से, 0, a वाले की वजह से, 0, 0 a, और एक पॉइंट लास्ट में बचेगा आपका a, 0, a। पहले वाले की वजह से जब फोर्स निकालेंगे तो ये कोलम्बिक कांस्टेंट प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर क्यूब, यानी कि डिस्टेंस का क्यूब। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से डिस्टेंस फॉर्मूला लगाओगे दोनों कोऑर्डिनेट्स के बीच में, और उसका जब क्यूब निकालेंगे तो वो 3√3a³ आ जाएगा, आर क्यूब की वैल्यू। और जिस पर फोर्स निकाल रहे हैं उसके कोऑर्डिनेट में से जिसकी वजह से फोर्स निकाल रहे हो वो कोऑर्डिनेट लेस करते जाइए, तो a-0 i कैप, फिर y कोऑर्डिनेट्स को लेस करेंगे a j कैप, प्लस z कोऑर्डिनेट्स को लेस करेंगे a k कैप। ये पहले वाले के फोर्स का वेक्टर फॉर्म आ गया। सेकंड वाले की फोर्स जब कैलकुलेट करेंगे तो भी सेम चीज आएगी, बिकॉज डिस्टेंस आप किसी भी दो पॉइंट्स के बीच में निकालोगे अगर, एक मिनट, नहीं, यहाँ पर डिस्टेंस थोड़ी चेंज होगी। a, 0, 0 और a, a के बीच में जब डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे तो इनके बीच के डिस्टेंस का जब क्यूब निकालेंगे तो ये 2√2a³ बनेगा, और x कोऑर्डिनेट्स का सब्ट्रैक्शन करेंगे तो 0 i कैप आ जाएगा, y कोऑर्डिनेट्स का सब्ट्रैक्शन करेंगे तो a j कैप आ जाएगा, प्लस z कोऑर्डिनेट्स का करोगे तो a k कैप आ जाएगा। तीसरे वाले के केस में जब कैलकुलेट करेंगे तो ये हो जाएगा k²। इस बार डिस्टेंस फॉर्मूले में से a डिस्टेंस है तो उसका क्यूब, इसमें 0 i कैप आएगा, प्लस 0 j कैप आएगा, प्लस a k कैप। पहले ये तीन एक्सप्रेशंस बताओ आपको क्लियर हुए कि नहीं? ऐसा ना हो कि यस सर। तो इस तरीके से ना आपको सबके लिखने पड़ेंगे, तो सभी के एक्सप्रेशन इस तरीके से लिखने पड़ेंगे। जितने भी आप चार्जेस देख रहे हो सेम प्रोसेस लगा करके सबकी फोर्सेस को लिखना पड़ेगा, और बाद में सबको ऐड करके मालूम चलेगा कि टोटल एक्स कंपोनेंट कितना आएगा, टोटल वाई कंपोनेंट कितना आएगा, और टोटल जेड कंपोनेंट कितना आएगा। और जब सबकी वैल्यू मिल जाएगी तो लास्ट में आप ये भी निकाल सकते हो कि इस फोर्स का मैग्नीट्यूड क्या होगा और फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी। मतलब 2 डायमेंशन तक तो ठीक है, 2 डायमेंशन तक तो आपको मतलब कुलम्स लॉ का k/q1 q2 by r² वाला फॉर्मूला काम कर जाता है। लेकिन जहां पर सिचुएशन 3 डायमेंशन में चली जाएगी वहां पर सजेशन मेरा यही होगा कि आप इसका वेक्टोरियल फॉर्म यूज करें, सो दैट कि फिर से मुझे कंपोनेंट्स ना करने पड़े। वेक्टोरियल फॉर्म में ऑलरेडी कंपोनेंट्स मिल जाते हैं, कितना फोर्स x एक्सिस के अलोंग, कितना फोर्स y एक्सिस के अलोंग, कितना फोर्स z एक्सिस के अलोंग। तो मैं बाकी चारों लिखूं या आपको लग रहा है कि आप खुद भी कर ले जाओगे बाकी चारों इसी तरीके से सेम प्रोसेस लगा करके? सर कर लेंगे कर लेंगे सर। चलिए ठीक है जी, थैंक यू। और यही प्रोसेस आप यहाँ लगा देना। इसके अंदर भी ये 4 चार्जेस हैं जो कि स्क्वायर के वर्टिसेस पर हैं, और एक 5वां चार्ज उसके ऊपर दिया गया है, मतलब ये जेड एक्सिस के लॉन्ग है, और ये डिस्टेंस जेड है। और ये जो सारे चार्ज आप देख रहे हो ये प्लस क्यू है, जितने भी चार्ज हम देख रहे हैं ये सब प्लस क्यू है, सॉरी प्लस क्यू नहीं, 2 चार्जेस प्लस क्यू हैं इसके अंदर से, और एक चार्ज, 2 चार्जेस हमारे माइनस क्यू के, सॉरी मिस्टेक है, 2 माइनस क्यू है, मतलब डायगनली अपोजिट माइनस क्यू है, और दूसरे डायगनल के अपोजिट प्लस क्यू है। स्क्वायर की लेंथ एल दे रखी है, और इसकी जेड एक्सिस पर ये जो माइनस कैपिटल क्यू चार्ज है इसके ऊपर का फोर्स कैलकुलेट करना है आपको। माइनस कैपिटल क्यू के ऊपर कितना फोर्स होगा।
तो मेरा अपना सजेशन है, बाकी मानना ना मानना तुम्हारी बात है भाई, मेरा अपना सजेशन यही होगा कि आप इसको भी 3 डायमेंशनल स्पेस में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का यूज करते हुए और वेक्टर के फॉर्म में सॉल्व कर लें तो ज्यादा आसान रहेगा। स्क्वायर के सेंटर को ओरिजिन मान लिया जाए, इधर एक्स एक्सिस मान लेते हैं, इसको वाई एक्सिस मान लेते हैं, और इस हिसाब से आप क्या कर सकते हो, सभी चार्जेस के कोऑर्डिनेट्स लिख सकते हो। तो मैं कोऑर्डिनेट्स अगर लिख के दिखाऊं आपको भाई, इस तरीके से अगर मैं सारे चार्जेस के कोऑर्डिनेट्स लिख सकते हैं यहाँ पर, क्योंकि होता क्या है ना कि फोर्स को अगर आप एरो से रिप्रेजेंट करके कंपोनेंट करोगे तो गलतियां होने के चांसेस ज्यादा हैं। ये कुछ ऐसा बनेगा यार, कोऑर्डिनेट्स एक बार देख लीजिएगा कैसे लिखे जा रहे हैं और बताना सही है कि गलत है। यहाँ पर शायद कोऑर्डिनेट बन जाएगा L/2 माइनस L/2 0। इस माइनस क्यू वाले चार्ज के लिए कोऑर्डिनेट बनेगा L/2 L/2 0। इधर माइनस क्यू बिकॉज थर्ड क्वाड्रेंट है तो ये दोनों नेगेटिव कोऑर्डिनेट्स आएंगे यहाँ पर, माइनस L/2 0। और एक प्लस क्यू सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर है तो माइनस L/2 प्लस L/2 0। और जिस चार्ज के ऊपर फोर्स निकालना है उसके कोऑर्डिनेट्स हैं 0, 0, z। आगे प्रोसीड कर ले हुए इसको लगा करके, इस मेथड को लगा करके। यस सर। यस सर। तो आप यही करना, वेक्टर फॉर्म करिएगा, ज्यादा आसान पड़ेगा, मैं बता रहा हूँ, क्योंकि इसके कई सारे एडवांटेजेस हैं। अगर चार्जेस हमारे सिमेट्रिकली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है तो भी वेक्टर फॉर्म से जल्दी हो जाएगा। इसमें 3 प्लस चार्ज हो जाए, 1 माइनस चार्ज हो जाए, या जो स्क्वायर के चारों चार्जेस हैं वो अलग अलग मैग्नीट्यूड के होंगे, तो फोर्स को एरो से रिप्रेजेंट करना और उसके बाद उसके कंपोनेंट्स करना और फिर ये विजुअलाइज करना कि कौन सा कंपोनेंट कैंसिल हो रहा है, कौन से ऐड हो रहे हैं, ये बड़ा अजीब सा प्रोसेस हो जाएगा ये। इस मेथड में क्या है कि आपको फोर्स का कोई डायग्राम नहीं दिखाना, आप सिर्फ मैथ लगाओ, मैथ लगा करके आपको ये फॉर्मूला यूज करना है, जिसमें आर को कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से निकाल सकते हो डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करके। डिस्टेंस बिटवीन 2 गिवन कोऑर्डिनेट्स का लगा लीजिएगा, उससे आर की वैल्यू मिल जाएगी। और ऊपर सिंपली x2 माइनस x1 i कैप प्लस y2 माइनस y1 j कैप करते चले जाओ, तो सारे कंपोनेंट्स इसी एक्सप्रेशन में मिलते चले जाएंगे। तो 3 डायमेंशनल सिचुएशंस को वेक्टर फॉर्म से हैंडल करो, और 2 डायमेंशनल सिचुएशंस हैं जैसे कि बाकी के क्वेश्चन अभी कर रहे थे तो उसको तो भी दिखाई दिया आपको किस तरीके से करना है। और तीसरा पॉइंट ये जो कूलम्स लॉ को आगे ध्यान में रखना है कि ये पार्टिकल्स और स्फेरिकल चार्जेस के अलावा वैलिड नहीं है, तो उन जगहों पर या तो इंटीग्रेशंस का कंसेप्ट लगाएंगे या नेक्स्ट लेक्चर में जब इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड का कंसेप्ट लगाएंगे। ठीक है, तो ये कुल मिला के इतना आपका कूलम्स लॉ से रिलेटेड थ्योरी थी और कूलम्स लॉ के एप्लीकेशन पॉइंट थे। ठीक है जी।